Hello guys, welcome to our channel part 3 Rebirth My Enemy Wife. Chapter 21 चुस्की हुई चुकंदर जैसी शक्ल। अब आगे अंजलि, जिसे बहुत वक्त बाद एक अच्छी नींद नसीब हुई थी, वह भी किसी और की वजह से टूट गया, इसलिए उसे थोड़ा चिड़चिड़ा फील हुआ। उसने मुंह बनाकर सामने देखा तो सामने राजवीर की मां खड़ी थी। बचपन में सौरभ को राजपूत की मां अपने बेटे जैसे ही प्यार करती थी, इसलिए उन्हें देखकर अंजलि की आंखें चमक उठी। सौरभ उनसे बचपन की तरह ही उन्हें देखकर बोला, प्रणाम आंटी जी, कैसी है आप। अंजलि की ऐसे ग्रीट करने से उनकी आंखों में हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि ऐसे उन्हें एक इंसानी पुकारता था, मगर वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी याद आते ही उनकी मुस्कान कहीं गायब हो गई और उसकी जगह एक फीकी सी स्माइल ने ले लिया, और साथ में उनके आंखों में एक खालीपन दिखाया दिया, क्योंकि उन्होंने एक साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त और दोस्त के बेटे को खाया था, जिसे वह अपने बेटे जैसी मानती थी। फिर उन्होंने खुद को थोड़ा नॉर्मल करके बोल, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कौन हो और तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। वह दोनों बात कर रही थी कि तभी लीना, जो बाथरूम में फ्रेश होने के लिए गई थी, वह बाहर आ गई। उसने बाहर आकर देखा कि उससे भी कई गुना खूबसूरत और एलिगेंट लड़की उसके स्टेप मॉम के साथ बात कर रही है, और वह दोनों बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही थी। मगर हमारी नागिन जी से तो इन लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत डसने के लिए उन लोगों के और बढ़ पड़ी, मगर बेचारी को क्या पता था थोड़ी देर बाद मुंह के बल गिरने वाली है। उसने गुस्से में बोला, बेशर्म लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। क्या तुम इस घर की कोई मेड हो जो मेरे भैया को फंसाकर इस घर की मालकिन बनने का सपना देख रही हो। तो मैं तुम्हें पहले से ही बता दूं, मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा बोली है, मगर मैं नहीं हूँ। मेरे होते हुए मैं तुम्हें कभी भी मेरे भैया के लाइफ में इंटर नहीं करने दूंगा। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे मॉम के बेड पे उनके कपड़े पहने सो रही हो। क्या तुम खुद को इस घर की महारानी समझती हो। और तुम ही थी ना ओ जिसने दरवाजे पर बदबूदार पानी रखा था। तुमने वह जानबूझकर रखा था ना, मॉम को परेशान करने के लिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं यू बीच। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि लिना उसे छुपाती, इससे पहले ही अंजलि ने उसका हाथ मरोड़ दिया और पीछे धकेल दिया, जिससे लीना लड़खड़ाई मगर गिरी नहीं। लीना इस वक्त एक ब्लू कलर का बाथरोब पहनी हुई थी और हिलने की वजह से उसका चौड़ा सीना दिख रहा था, मगर उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। अंजलि ने मन ही मन बोला, कितनी अच्छी नींद आई थी मुझे, और आंटी जी से मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर पता नहीं कहाँ से यह प्लास्टिक की गुड़िया चली आई, और इसकी हिम्मत तो देखो, मुझ पर हाथ उठाने चली थी। अब आए मेरे पास राजवीर का सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इसके ऊपर ही निकलेगा। और फिर डेबिल स्माइल करके लीना को देखने लगी। फिर एक मासूम शक्ल बनाकर नीलम जी की तरफ देखकर बोली, आंटी जी, ये चुस्की हुई चुकंदर जैसी शक्ल वाली लड़की कौन है। इसकी शक्ल तो बहुत ही ज़्यादा बनावटी लग रही है। क्या यह आपकी कोई मेड है। अपने लिए इतनी सारी इंसल्टिंग बातें सुनकर लीना का चेहरा काला पड़ गया। उसे हर वक्त हर जगह प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट मिलती थी और सब उसके आगे पीछे घूमते थे, मगर ये लड़की उस पर सिर्फ हाथ ही नहीं उठाए, उसे बुरा भला भी बोल रही थी। लीना ने नकली आंसू लाकर नीलम जी की तरफ देखकर बोली, मॉम देखिए ना, ये बीच मुझे बुरा भला बोल रही है, और उसने अभी अभी मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। नीलम जी ने लीना की तरफ देखकर थोड़ा सा गुस्से में बोली, गलती तुम्हारी है, तुमने ही झगड़े की शुरुआत की थी। ये बेहुदा हरकत करने से पहले सुन तो लेती, ये कौन है, और ये तुम्हारे भैया के घर में है, इसका मतलब है कि उसका कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट है, नहीं तो उसका इस घर में एंट्री मिलना इम्पॉसिबल था। लीना को अब बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और साथ में इंसल्टेड भी फील हो रहा था, क्योंकि नीलम जी भी अब उसका साथ नहीं दे रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर राजवीर का नाम सुनकर उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये लड़की सच में उस सनकी का स्पेशल गेस्ट है। फिर उस लड़की को अच्छे से देखने लगे। अंजलि को जितना ज़्यादा देख रही थी, उसके मन में अंजलि के लिए उतना ज़्यादा नफरत पैदा हो रहा था, क्योंकि अंजलि थी ही इतनी खूबसूरत, जो भी देखे बस देखता ही रह जाए, खासकर उसके सिल्वर आंखें जो उसे सबसे अलग बनाती थी। उसने देखा नीलम जी अंजलि की तरह देखकर प्यार से बोली, बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। नीलम जी जितना ज़्यादा अंजलि को देखती, उतना ज़्यादा उन्हें उस पर प्यार आ रहा था। उन्होंने मन ही मन बोला, काश मैं इसे अपनी बहू बना पाती, कितनी कुल है ये। उसने तो पहली बार में ही इस नागिन को सबक सिखा दिया जो मैं आज तक नहीं कर पाई।
फिर उन्हें अंजलि की याद आई और उनके चेहरे के भाव थोड़ा कठोर हो गया, और मन ही मन सोचा अपने बेटे को बोलेगी कि उस नालायक लड़की को जल्द से जल्द डाइवोर्स दे दे, क्योंकि अच्छी लड़कियां ज़्यादा दिन तक सिंगल नहीं रहती। आप लोग नीलम जी को गलत मत समझना, क्योंकि हमारे मॉम डैड हमारे लिए हर वक्त बेस्ट चीज़ ही सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ तो उनकी खुद के बेटे का लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने की बात है, तो नीलम जी का ऐसे प्रैक्टिकल होना बनता है। अंजलि सोच में पड़ गई थी, वह क्या बोले। क्या मैं इन्हें झूठ बोल दूं कि मैं राजवीर की दोस्त हूँ, क्योंकि यह तो अंजलि को पहले से ही पसंद नहीं करती। अगर उन्हें पता चला कि मैं अंजलि हूँ, कहीं ये मेरा पीट पीट के कचू मरना निकाल दे, और मैं आंटी को कुछ कह भी नहीं सकूंगा क्योंकि यह तो मेरी मॉम जैसी है। अंजलि कुछ बोलती उससे पहले ही नीलम जी बोल पड़ी, मुझे लगता है कि तुम उसकी फ्रेंड हो, राइट? तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो और साथ में बहुत ही ज़्यादा सुंदर, तुम तो एक नेचुरल ब्यूटी हो। तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करती हो? नीलम जी लगातार बोले जा रही थी और अंजलि को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उधर लीना भी नीलम जी को शक भरी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि नीलम जी बहुत कम बोलती थी। पता नहीं आज ये बुढ़िया इस लड़की के सामने इतना ज़्यादा क्यों बोल रही है? ये बुढ़िया इस लड़की को इम्प्रेस क्यों कर रही है? क्या ये लड़की बहुत ही बड़ी खानदान से है? लेकिन कपूर परिवार से बड़ा तो सिर्फ डिसूज खानदान ही है। क्या ये लड़की डिसूजा खानदान में से है? तब तो मुझे भी इस लड़की के साथ फ्रेंडशिप करनी होगी। रीना ने तुरंत ही भली बनने का नाटक करते हुए बोली, मॉम आप इन दीदी को इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रहे हो? आप तो इन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। और फिर अंजलि की तरफ देखकर बोली, हेलो दीदी, मैं लीना हूँ, राजवीर भाई की इकलौती बहन। तारांकन, क्या आप लोगों को लेना थोड़ी सी सस्पाइसियस नहीं लगती? चैप्टर 22 अंजलि मेरी बीवी। अब आगे उसकी बात सुनकर अंजलि ने आंखें घूमते हुए बोला, जहां तक मुझे पता है कि आंटी जी के तो 3 ही बेटे हैं। तुम कहाँ से टपक पड़ी? फिर आंखें नाचाते हुए बोली, क्या तुम्हें कहीं से ऑर्डर किया है? ये कुरियर सर्विस वाले तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, एक दिन में ही तुम्हें आंटी जी की गोद में दे दिया। फिर नीलम जी की तरफ मुड़कर बोली, आंटी जी मुझे एक शिकायत है, आपको जब किसी को ऑर्डर ही करना था तो सुंदर देखकर एक तमीज़हार लड़की ही ऑर्डर करती, इस नकली बदतमीज प्लास्टिक की गुड़िया को क्यों ऑर्डर किया? ये बोलते वक्त अंजलि बहुत ही ज़्यादा मासूम और भोली नज़र आ रही थी, जैसे ओ नीलम जी की बहुत ही ज़्यादा शुभचिंतक हो। क्यों ना आप दूसरी शादी कर लो, आप तो अभी भी बहुत ज़्यादा जवान और सुंदर दिखती है, कोई भी लड़का आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप एक बार हाँ बोलकर तो देखो, मैं लड़कों की लाइन लगा दूंगी आपके लिए। बदमाश लड़की, मैं अभी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी खुद की बेटे की शादी करवाने लायक उम्र हो गई है। शादी तो छोड़ो, उनके तो बच्चे होने की उम्र हो गई है। मुझे तो आप मेरे नाती पोते की इंतजार है। फिर लीना की तरफ देखकर बोली, यह मेरी खुद की बेटी नहीं है, मतलब यह मेरी स्टेप डॉटर है। तो अंजलि ने बोला, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा था कि यह प्लास्टिक की गुड़िया आपकी बेटी नहीं हो सकती। आप तो नेचुरल ब्यूटी है और यह एक प्लास्टिक की गुड़िया। नीलम जी ने मन ही मन अंजलि की तारीफ करते से खुद को रोक नहीं पाई। ये लड़की कितनी ज़्यादा औसम है, काश ये मेरी बहू बन जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं आज ही राजवीर को बोलेगी कि इसे मेरी बहू बना दे। अगर हर्ष मेरी बात मानता तो उसे ही उसकी शादी करवा देती। और फिर निराशा से अपनी सरना में हिलाया। लीना को अपनी बेइज्जती सहन नहीं हुई, इसलिए उसने बोला, तुम जो भी हो तमीज से बात करो। मैं मानता हूं कि तुम भाई के गेस्ट हो सकते हो, मगर तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती। अंजलि ने उसे घीन भारी नज़र से उसे देखा। तुम्हें शर्म नहीं आती आंटी से चिपकती हुए? तुम तो ऐसे जताती हो कि तुम उसके सगी बेटी हो। लोगों को गलतफहमी हो जाएगी तुम्हारी उन्हें मम्मी कहने से। तुम्हारी मॉम नहीं तो उनका घर तोड़ा था और तुम उनके सामने आकर उनके पुराने घाव को हर वक्त कुरेदती हो। तुमसे और उम्मीद भी क्या किया जा सकता है, हो तो तुम एक रखेल की बेटी, एक नाजायज़ औलाद। अब लीना भड़क उठी, क्योंकि इस दुनिया में वो सबसे ज़्यादा अपनी माँ की बात ही मानती थी और कोई उसकी मॉम को रखेल बोले यह बात उसे बिल्कुल सहन नहीं होता था। भले ही वो नीलम जी के सामने अच्छे बनने का नाटक करती थी, मगर कभी भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करती थी। मगर ओल्ड मिस्टर कपूर उसके मुंह के ऊपर ही उसकी और उसकी मॉम को बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करते थे। उन्हें लीना के हट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कपूर फैमिली में कोई भी लीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और ना ही उसे फैमिली में रहने देना चाहते थे, मगर नीलम की बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद मान गए थे। लीना अब अपनी मॉम की और अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाए।
उसने अंजलि के पास जाकर उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाकर बोल, यू बीच तुम्हारी मुंह कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही है, थोड़ा सा तमीज से पेश क्या आ गई, तुम तो मेरे सर पर चढ़ के नाचने लगी। मेरी मॉम को रखेल कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरे डैड ने मेरे मॉम से बहुत पहले ही शादी कर लिया था, इसलिए ना तो मेरी मम्मी रखेल है और ना मैं नाजायज़। अंजलि ने उसके हाथ को मरोड़ दिया। इस बार उसने बहुत ही टाइटली उसके हाथ को पकड़ा था। लीना के गाल लाल हो चुके थे और आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। उसने नीलम जी की तरफ देखकर बोला, मॉम प्लीज़ मेरी हेल्प करो। नीलम जी हेल्प करने के मूड में नहीं थी। उन्होंने रूड टोन में बोला, मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था कि किसके साथ झगड़ा मत करना। पहले ही तुम मुंह के बाल गिर चुके हो, फिर भी तुम्हें सबक नहीं मिला, फिर झगड़ा करने चली आए। फिर एक अच्छी माँ होने का दिखावा करते हुए अंजलि को बोली, बेटा तुम एक समझदार बच्ची हो, प्लीज़ उसे छोड़ दो। मगर अंजलि छोड़ने के मूड में नहीं थी। उसने एक डेबिल स्माइल के साथ बोल, क्यों नहीं, और उसने तुरंत लीना को छोड़ दिया और लीना पीठ के बल जमीन पर जा गिरी और उसके बाथरोब का नोट भी थोड़ा सा खुल गया था और उसे बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया। तभी उस रूम का दरवाज़ा खोलकर 3 लोग अंदर आए। ये तीनों और कोई नहीं, राजवीर, अमन और ध्रुव थे। रूम का नज़ारा देखकर तीनों की आंखें हैरानी से बाहर आने को थी। राजवीर तुरंत अपने व्हीलचेयर को चलाते हुए अंजलि के पास आ गया और उससे अच्छी तरह से चेक करके बोले, तुम ठीक तो होना ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? क्या इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है? मुझे बोलो, मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब राजवीर की मॉम को थोड़ा गुस्सा आने लगा। उसका बेटा आते ही उन्हें इस तरह से इग्नोर कर दिया कि वह यहाँ पर है ही नहीं, और फिर इस लड़की के साथ ऐसे पेश आ रहा है जैसे वो एक छोटी बच्ची हो। और वो इस लड़की के लिए उसके मॉम को भी सबक सिखाने के लिए तैयार था। अब उन्हें शक हो रहा था कि क्या यह उनका ही बेटा है, या फिर हॉस्पिटल में कहीं किसी के साथ अदला बदली तो नहीं होगी। तुम नालायक, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर तुम्हारी मम्मी भी खड़ी है? इतने दिनों बाद तुमसे मिलने आए हूँ, थोड़ा हाय हेलो कर दो, वह नहीं करना। आते ही धमकी देना शुरू कर दिया। लीना योकी एक एबनॉर्मल पोजीशन में जमीन पर लेटी हुई थी। जब उसने ध्रुव को देखा उसकी आंखें चमकने लगी। उसने लाचार होने का ढोंग करते हुए बोला, देखिए ना ध्रुव जी, यह लड़की ने हमें जानबूझकर जमीन पर धकेल दिया है, प्लीज़ हमारी उठने में मदद कीजिए, हमें लगता है कि हमारे पैर में मोच आ गई है। ये लीना उस लीना से बहुत ही ज़्यादा अलग थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो एक बस्ती में रहने वाली लड़की की तरह बीएफ कर रही थी, मगर अब की लीना एक एलिगेंट और सॉफ्ट हार्टेड लड़की की तरह बीएफ कर रही थी। अंजलि ने धीरे से बोला, ए चुकंदर जैसी शक्ल वाली लड़की तो पूरी की पूरी नौटंकी की दुकान है। थोड़ी देर पहले मेरे साथ कैसे झगड़ा कर रही थी कि वह कोई मोहल्ले की आंटी हो और मैं लाइन तोड़कर जाने वाली कोई बेचारी बहू। अब देखो इस पोकर फेस के सामने कैसे एक एलिगेंट लेडी बनने का नाटक कर रही है। अंजलि ने यह बात धीरे से बोली थी, मगर उतना भी नहीं कि किसी को सुनाई ना दे। उसके लिए बाथरूम में मौजूद सभी को सुनाई दे रहा था। लीना को अब खतरा महसूस होने लगा। वो खुद ही छत से ऊपर उठ गई और अपने बाथरोब को थोड़ा सा ठीक किया, क्योंकि रूम के सभी लोगों उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। तो उसने रोने का नाटक करते हुए बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस लड़की ने ही एंट्रेंस पर बदबूदार पानी रखा था, जिस वजह से मैं भीग गई थी और मुझे नहाना पड़ा। और यहाँ पर मेरा कोई कपड़ा नहीं है और मोम के कपड़े मुझे फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं बाथरोब में हूँ। फिर राजवीर की तरह देखकर बोला, भाई आप इस जैसी लड़की को अपने घर में कैसे रहने को दे सकते हो? इसमें ना कोई तमीज से ना कोई एटिकेट, हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है और इसे बीएफ कर रही थी कि जैसे वो इस घर की मालकिन हो। राजवीर ने नफरत से उसकी तरफ देखा और बोला, मॉम आप इस नाजायज़ लड़की को मेरे घर में क्यों लाए हो? आपको पता है ना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैं नहीं चाहता इसका छाया मेरे घर में और मेरे बीवी के ऊपर पड़े। मुंबई हैप्पी हैप्पी होटल, यह मुंबई का एक फेमस होटल है जहां पर ज़्यादातर रईस आदमियां अपने बिजनेस मीटिंग के लिए आते हैं। इस होटल के ही एक प्राइवेट कमरे में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। वहां पर एक अधेड़ उम्र की आदमी सोफे पर नर्वस होकर बैठा हुआ था और उसके बगल में उसका असिस्टेंट खड़ा था। दोनों बहुत ही ज़्यादा लाचार नजर आ रहे थे। उसके सामने ही एक लड़का पूरे रब के साथ बैठा हुआ था और उसके बात करने के तरीके और बॉडी लैंग्वेज से एटीट्यूड झलक रहा था। इस लड़के को हम गुड लुकिंग तो कह सकते हैं, मतलब यह एवरेज के हिसाब से थोड़ा सा गुड लुकिंग था और उसके साथ उसके 2 बॉडीगार्ड और एक असिस्टेंट खड़ा था।
उसे लड़के ने सामने बैठे उसे आदमी को देखते हुए बोला, देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हो, मैंने आपको जितना पेमेंट दिया है उससे ही आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है आपकी हालत अब मार्केट में पहले जैस नहीं रही। इसलिए अगर आप एक इज्जतदार ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो मेरी बात मान जाइए और मुझे वह चीज़ दे दीजिए जो मैं मांग रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको अच्छा पेमेंट भी तो कर दिया है। अब आप मेरी अमानत मुझे सब दीजिए। यह मेरे साथ खड़े इस दोनों बॉडीगार्ड को देख रहे हैं। यह कोई आम बॉडीगार्ड नहीं है। अगर आपने ज़रा सा भी चालाकी करने की कोशिश की तो यह आपको तुरंत ही नरक का टिकट पकड़ा देंगे। चैप्टर 23 खूनी कौन। अब आगे राजवीर के मुंह से सामने खड़ी लड़की को अपनी बीवी बोलते सुनकर नीलम जी और लीना दोनों ही शक के मारे अंजलि को देख रहे थे, क्योंकि पहले की अंजलि और अब की अंजलि में जमीन आसमान का फर्क है। नीलम जी ने अपने बेटे को देखकर थोड़े गुस्से भरी लहजे में बोला, वीर ऐसा मजाक मेरे सामने मत करो। मुझे पता है ये लड़की तुम्हें पसंद है, मगर इसके लिए तुम्हें पहले अंजलि को डाइवोर्स देना पड़ेगा, उसके बाद जाकर तुम इस लड़की से शादी कर पाओगे। लीना भी कहा चुप रहने वाली थी, उसने भी बोल, भाई आप इस लड़की के साथ अंजलि की तुलना कैसे कर सकती हो? ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और स्टाइलिश है। और कहाँ हो बहन जी टाइप अंजलि, जो कि घर के अंदर भी जॉर्जेट की साड़ी पहनकर घूमती थी। अंजलि के नाम लेते ही लीना की आंखों में एक अलग सा ही नफरत था, जो कि कुछ सेकंड के लिए आया था। ये बात बाकी किसी ने नोटिस नहीं किया था, मगर अंजलि ने जरूर नोटिस कर लिया था। अंजलि ने मुंह बनाकर बोल, क्यों मैं नहीं हो सकती अंजलि? अगर मैं बोलूं कि मैं अंजलि हूं तो क्या कर लोगे आप लोग? पहले जब मैं बदसूरत दिखती थी तब भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती थी, क्योंकि मैं कोई प्लास्टिक की गुड़िया नहीं हूँ। मैं एक नेचुरल ब्यूटी हूँ, ना कि तुम्हार तरह प्लास्टिक की गुड़िया। लीना को अब गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसका सपनों का राजकुमार उसके सामने था और अंजलि उसके सामने ही उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। और ध्रुव पहले से ही उसे अवॉइड करता है। अब अगर अंजलि की बात मानकर उससे बात करना ही बंद कर दी तो उसका क्या होगा? उसके तो सारे सपने पर पानी गिर जाएगा। भले ही उसने देश के सबसे बड़े सर्जन से सर्जरी करवाया हो, मगर यह बात को वो कभी भी नहीं मानने वाली, क्योंकि वह सबको बताती थी कि वो नेचुरल ब्यूटी है और वह ना ही मेकअप करती है और ना ही कोई कॉस्मेटिक सर्जरी, जबकि यह बात झूठ है। लीना ने गुस्से में अंजलि की तरह देखकर बोला, तुमने करवाई है सर्जरी, इसलिए ही तो पहले भूतनी की तरह दिखती थी और अब इंसानों की तरह दिखती हो। मैं अपनी मॉम की तरह नेचुरल ब्यूटी हूँ और ना ही मैं कोई मेकअप करती हूँ। अंजलि पेट पड़कर कर हंसते हुए बोली, नाइस जोक। इस रूम का हर एक इंसान देख सकता है कौन नेचुरल ब्यूटी है और किसने 2.5 किलो का मेकअप अपने मुंह पर पोत रखा है, जो कि नहाने के बाद भी नहीं हटा। एक बात बताओ तो तुम कौन सी ब्रांड की मेकअप प्रोडक्ट यूज करती हो? मैं भी ना अपने फ्रेंड को गिफ्ट करोगी, वो एक एयर होस्टेस है और उसका सामने ही बर्थडे आना वाला है और उसके पास ना सर्जरी करने लायक पैसे नहीं है। इसलिए थोड़ा सा समाज कल्याण भी कर लो तो शायद तुम्हारे अंदर का जहर थोड़ा सा काम हो जाए। नीलम जी ने अब थोड़ा सा गौर से अंजलि को देखा तो उन्हें अब थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा था कि यही अंजलि है उनकी बहू। अब वो थोड़ी सी शर्मिंदा हो गए। राजवीर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था, कोई उसकी बीवी को उल्टा सीधा बोल रहा था और वह मुंह फट आदमी कैसे ये सब सहन कर लेता। राजवीर ने लीना को घूर के देखा और बोला, क्या तुम बेशर्म हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम मेरे घर में मुंह उठाकर क्यों चली आई? पहले तो तुम लोगों ने मेरे डैड को छीन लिया, मतलब तुम्हारे और मॉम, जो कि एक बार डांसर थी जिसका औकात मेरे मॉम की मेड बनने का भी नहीं था, वह बन गई मेरी माँ की सौतन। और तुम चली आए मुंह उठाकर मेरे भाई के वास्ता देकर हमारे घर रहने। तुम क्या समझते हो कि हर वक्त मेरे मॉम को ब्लैकमेल करके तुम उनसे बेनिफिट लेकर मॉडलिंग इंडस्ट्री में घुस जाओगी और एक अमीर खानदान में शादी कर लोगी? तो इसका ना तुम सपना ही देखो, मेरे होते हुए मैं तो तुम्हारी कोई अमीर खानदान में शादी नहीं होने दूंगा। लीना का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। अब सच में ही उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने गुस्से से अंजलि की तरफ देखा और बोला, क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने मेरे भाई को? क्योंकि राजवीर भले ही उससे नफरत करता था, मगर आज की तरह ऐसे बात उसने कभी भी नहीं की। नीलम जी भी थोड़ा सा हैरान हो गए, क्योंकि राजवीर भले ही लीना से नफरत करता था मगर फिर भी इस तरह से उसने कभी भी बिहेव नहीं किया था। नीलम जी को अब अपने दूसरे बेटी की टेंशन होने लगी थी, क्योंकि उनका दूसरा बेटा हर्ष लीना को अपना बहन मानता था और उसके वजह से ही नीलम जी को इस नागिन को सहना पड़ता था।
इसलिए उन्होंने थोड़ा सा रूड टोन में बोला, राजवीर ऐसी बात मत करो, ये यहाँ पर मेरे साथ आई है, तुम इसके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। अब अंजलि को गुस्सा आने लगा क्योंकि उसके और उसके मॉम की मौत की वजह भी एक दूसरी औरत बनी थी, और यहाँ पर नीलम जी की लाइफ भी एक दूसरी औरत और उसके बेटी ने बर्बाद करके रख दिया था, और उन्हें ये सब सहना भी पड़ रहा था अपने बेटे की वजह से। उसने गुस्से में लीना की तरफ देखकर बोला, तुमने क्या पट्टी पढ़ाया है हर्ष को कि वह तुम्हारे इशारों पर नाचता है? पहले तो वो ऐसा नहीं था। तुम और तुम्हारी मॉम जो गंदे चाले चल रहे हो ना, अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लाइफ में राहु बनाकर घुसने वाली हूँ। जो अच्छे अच्छे सपने तुम लोगों ने सजाए हुए हैं और नीलम आंटी को एक अच्छी इंसान समझकर इतने दिनों से जो खून चूसते आए हो, समझ लेना उसके दिन अब बंद होने वाले हैं। लीना की शैतानी दिमाग में एक और प्लान आया और उसने बोला, मॉम देखो ये लड़की मुझसे कैसे बात कर रही है, क्या आप भूल गई हो इसके वजह से ही भाई का एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें कोमा में भी जाना पड़ा, उनका तो पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, भगवान का शुक्र है कि वो अब ठीक है। तुरंत राजवीर ने बोला, शट अप, मेरी मॉम को मेरे सामने भड़काना बंद करो। तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हारे डैड मेरे कंपनी में एक साधारण एम्प्लॉय है, मैं चाहूँ तो उन्हें किसी भी वक्त निकाल सकता हूँ, इसलिए तुम और तुम्हारे मॉम जो ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हो ना, वह भी जी नहीं पाओगे। इसलिए मेरी पत्नी से ढंग से बात किया करो, और तुम शायद भूल गई हो, तुम मेरी ही घर में आकर मेरी पत्नी से उल्टा सीधा बोल रही हो, इसलिए उसे सॉरी बोलो। तो नीलम जी मैं बोला, उसने गलत किया, बोला तुम्हारी एक्सीडेंट की वजह तुम वह लड़के ही है ना। राजवीर ने एक गहरी सांस लेकर अपने मॉम को बोला, अंजलि की मेरे एक्सीडेंट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, मेरा एक्सीडेंट कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, वह एक सोची समझी साजिश थी, इसके पीछे जिन लोगों का भी हाथ है उन्हें मैं बहुत ही जल्द पकड़ लूंगा। ये बोलते वक्त राजवीर बार बार लीना की तरफ देख रहा था। लीना भी यह बात समझ रही थी, मगर वह खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसे कुछ ना मालूम हो और वह एक मासूम लड़की हो, मगर दिल ही दिल में लीना बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। फिर उसने खुद को नॉर्मल किया और मासूम बनने का नाटक करते हुए बोला, भाई यह आप क्या बोल रहे हैं, मेरे डैड और आपके डैड तो सेम ही है ना, और उस दिन तो मैंने देखा था आप दोनों बहस कर रहे थे और आप गुस्से में घर से निकल गए थे, और मुझे लगता है कि गुस्से में अगर कोई काम किया जाए तो वह काम बिगड़ ही जाता है। अगर आप उस दिन गुस्से में कार ड्राइव नहीं करते तो आपका एक्सीडेंट नहीं होता। मैंने सही बोला ना मॉम? अब तो दादाजी भी नहीं चाहते कि यह लड़की आपकी वाइफ बने रहे, वह भी चाहते हैं कि आप दोनों डाइवोर्स ले ले। अंजलि ने आंखें रोल करते हुए बोला, अच्छा ऐसी बात है तो क्यों ना मैं आज तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूं पीटूं और फिर तुम गुस्से में कार ड्राइव करो, फिर मैं भी देखती हूं कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट होता है या फिर नहीं। थोड़ी देर पहले नीलम जी के चेहरे पर लीना की बात सुनकर अंजलि के प्रति जो थोड़ा बहुत नफरत दिखाई दे रहा था, अब अंजलि की बात सुनकर वह तुरंत ही गायब हो गया। लीना ने गुस्से में बोला, यू बीच तुम क्या पागल हो, मेरा क्यों एक्सीडेंट होगा भला, और मैं कैसी भी हालत में कार ड्राइव करूं, मैं कभी भी एक्सीडेंट नहीं कर सकती। राजवीर भाई की तो वो बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि वह कुछ सीक्रेट बताने वाली थी, मगर वहां पर खड़े हर एक इंसान ही समझदार था, इसलिए सब लोगों समझ गए थे कि राजवीर के एक्सीडेंट में लीना का कोई ना कोई लेना देना है। तारांकन, क्या राजवीर की मॉम अंजलि को एक्सेप्ट कर पाएंगे या फिर लीना के वहकाबे में आकर उससे नफरत करने लगेंगे? चैप्टर 24, मुझे वही चाहिए। अब आगे अंजलि ने मन ही मन बोला, ये चुड़ैल तो बड़ी चालाक है, शायद इस एक्सीडेंट के पीछे यह और इसकी मॉम है, और पूरा का पूरा इल्जाम मेरे ऊपर लगाना चाहती है। रुको अभी मैं इसके बैंड बजती हूँ। अंजलि ने पलके झुकाकर मासूम होने का ढोंग करते हुए बोला, अरे बहन कुछ तो शर्म करो, यहाँ पर खड़े हर लोगों को पता है कि तुमने ही कुछ ना कुछ कांड किया होगा जिसके वजह से राजवीर का एक्सीडेंट हुआ, या फिर इसके पीछे तुम्हारी उस सो कॉल्ड डायन माँ का हाथ है। लीना को अब पसीना आने लगा था, उसने खुद को जितना हो सके उतना नॉर्मल दिखाया और गुस्से में बोला, शट योर माउथ, तुम ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो, मैं तो राजवीर भाई को अपने सगे भाई से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मेरे मॉम भी भाई को अपने बेटे जैसी मानते हैं। अच्छा बेटे जैसा मानते हैं, तो फिर आंटी जी का हंसता खेलता परिवार क्यों बर्बाद किया? क्या उन्हें पता नहीं था कि अंकल जी पहले से शादीशुदा है? तो ऐसे मर्द को अपने जाल में कैसे फंसाया? मुझे जितना मालूम है अंकल पहले एक अच्छे इंसान हुआ करते थे, और इतनी आसानी से तो वो आंटी को धोखा नहीं दिया होगा।
जबकि आंटी तुम्हारी मॉम से शायद लाख गुना ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए आई एम प्रीटी श्योर हुस्न के जाल में ही फंसाया होगा तुम्हारी मॉम ने। ये बात सुनकर लीना का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गुस्से में उसे देखकर बोला, जिस बारे में नहीं पता हो उस बारे में ना बोलना ही अच्छा होता है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। और फिर राजवीर की तरफ देखकर बोली, भाई ये लड़की मुझे और मेरी मॉम को फंसाना चाहती है, जबकि इस एक्सीडेंट के पीछे ये लड़की है, और सारा का सारा एग्जाम अब मेरे और मॉम के ऊपर लगाना चाहती है। मॉम भाई आप लोग प्लीज़ इस चालबाज लड़की पर यकीन मत करना। राजवीर ने उसे घूरा और बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने पहले भी बोला है कि मेरी बीवी से ढंग से बात करो। यह मेरी खुद की बीवी है, ना कि कोई पराई औरत। वो एक साफ दिल की अच्छी कैरेक्टर वाली लड़की है। उसे ना तो लड़के फंसाना आता है, ना ही वो लड़के देखते ही कुत्ते की तरह अपने जीप लपाती है दूसरे लड़कियों की तरह। राजवीर की बात पर लीला शर्मिंदा हो गई, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि राजवीर उसे और उसके मॉम को ताना दे रहा है। उसने आंसू भरी आंखों से नीलम जी की तरफ देखकर बोला, मॉम देख रही है ना भाई, मुझे इस लड़की के लिए इतना ज़्यादा बुरा भला बोल रहे हैं। इस लड़की ने जरूर भाई पर कोई जादू टोना किया होगा। एक्चुअली नीलम जी चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकते थे। वह मन ही मन थोड़ा सा खुश भी थी, क्योंकि लीना हर वक्त उनकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती थी, और जिस वजह से उन्हें बहुत सारी जगह पर शर्मिंदा भी होना पड़ता था। उनके मन में लीना के लिए बहुत सारा भड़ास भरा हुआ था, मगर आज उसके बेटे ने उसे अच्छा सबक सिखाया था। उन्होंने मन ही मन बोला, अगर तुम और तुम्हारी माँ मेरे बेटे के एक्सीडेंट के पीछे हुई ना, तो मैं तुम दोनों को अच्छा सा सबक सिखाऊंगी। चाहे इसके लिए हर्ष मुझसे जितना भी नाराज हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने तो मुझे मॉम मानना ही छोड़ दिया। फिर उन्होंने अंजलि को देखा और मन ही मन बोला कि यह लड़की तो बहुत ही ज़्यादा समझदार और खूबसूरत है। फिर पहले क्यों वह हॉरर मूवी की डायन बनकर घूमती थी? ऐसी खूबसूरत रहती तो मेरा बेटा तो उसके पल्लू के साथ बंद कर रखना, और मुझे भी एक दबंग बहू पहले से मिल जाता, और मैं दूसरी जगह बहू नहीं ढूंढती। अब मुझे उस तानिया को भी ना करना पड़ेगा। वैसे अच्छा भी है, अंजलि तानिया से ज़्यादा सुंदर भी है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है। और मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मगर उन्होंने फेस पर नहीं आने दिया। अंजलि यह सब ऑब्जर्व कर रही थी। उसने लीना की तरफ देखकर बोला, अच्छा मैं खूनी हूँ? एक बार हम मान लेते हैं कि राजवीर के एक्सीडेंट में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, मगर जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन घर पर मैं, दादाजी, तुम और हर्ष थे। हर्ष को तो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और दादाजी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वह कभी मुझे मारने की कोशिश नहीं करेंगे। मगर तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा नफरत थी, क्योंकि दादाजी मुझे प्यार करते हैं, इसलिए तुमने जलन के मारे मेरे सर पर वार करके फिर मुझे सीढ़ी से धक्का दिया था। क्योंकि हर्ष को मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही वह मुझे मारेगा और ना ही मुझे बचाने आएगा। और वहाँ के नौकरों की इतनी औकात नहीं कि घर की बहू को हाथ लगा। बलिया मैंशन में अभी पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। मिसेज वालिया अपने रूम में बैठे हुए अपने पति से फ़ोन पर अपनी बहू की चुगली कर रही थी, और दूसरी तरफ दक्षा भी तानिया के साथ बैठी हुई थी तानिया के रूम में। दक्षा अपने सास के ताने से परेशान होकर उसे घर का सबसे अच्छा गेस्ट रूम तानिया को दे दिया था। उसने सोचा था कि उसके पति आने के बाद उनसे बात करके तानिया के लिए उस रूम का दरवाज़ा खोलने को बोलेगी। तानिया का रूम। दक्षा तानिया के सर पर हाथ फेर कर बोली, बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा 2 दिन में आने वाले हैं, तब मैं उन्हें बोलकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दूंगी। और अपनी दादी की बातों का बुरा मत मानना, धीरे धीरे देखना वो भी तुम्हें पसंद करने लगेंगी। तानिया गुस्से में तो बहुत थी, मगर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मिसेज सिंघानिया ने उसे यहाँ पर एक मासूम लड़की का नाटक करने को बोला था और कुछ भी करके दक्षी का दिल जीतने के लिए बोला था। इसलिए तानिया पहले अपनी मॉम की बात ही मानने वाली थी। तानिया ने मासूम बनने का नाटक करते हुए बोला, पर मॉम वो तो मुझे अपनी पोती मानती ही नहीं। जब भी मुझे देखते हैं भीख मांगू लड़की बोलकर ही पुकारती है। पर मॉम मैं तो आपकी बेटी हूं ना, तो वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है? और फूट फूट कर रोने लगी, सॉरी सॉरी रोने की एक्टिंग करने लगी, क्योंकि ऐसी एक्टिंग करने में ये चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा माहिर थी। उधर दक्षा अपनी बेटी की प्यार में इतनी ज़्यादा अंधी हो गई थी कि उसे तानिया का मगरमच्छ वाला रोना नजर नहीं आया। उसने तानिया के सर पर हाथ फेंकते हुए बोला, बेटा ऐसे रोते नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मॉम तुम्हारे लिए सब कुछ सही कर देंगे।
और मॉम तुम्हें ये भी प्रॉमिस करती है तुम जो मांगोगे वो तुम्हें ला कर देंगे। तो तानिया ने अपना मगरमच्छ का आंसू साफ किया और धीरे से बोला मैं जो भी मांगूंगी वह आप ला कर देंगे। तो दक्षा बोला हाँ तुम मांग कर तो देखो। तो तानिया ने बोला पहले मैं जहाँ पर रहती थी मतलब सिंघानिया मैंशन वहाँ की मॉम सिर्फ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उनके सिवा कोई भी मुझे प्यार नहीं करता था, सब मुझे परेशान करते थे। आपको तो पता है ना सिंघानिया परिवार की इकलौती बारिश अंजलि सिंघानिया के बारे में वह मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। उसने मुझसे मेरा इकलौता प्यार राजवीर को छीन लिया। मैं बचपन से उसे पसंद करती थी, नहीं प्यार करती थी और अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और फिर और ज़्यादा रोने की एक्टिंग करने लगी और आंखों के कोने से दक्षा को भी देख रही थी। दक्षा को अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया अंजलि के ऊपर। उसने गुस्से में बोल बेटा टेंशन मत लो, मैं आपका बदला जरूर लूँगी। मॉम प्लीज़ आप मुझे राजवीर को ला दीजिए, मुझे वही चाहिए, उसके बिना मैं मर जाऊंगी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर अंजलि ने साजिश करके उससे शादी कर लिया। राजवीर तो उसे पसंद भी नहीं करता और उसे डिवोर्स देना चाहता है, मगर अंजलि ने उसे डिवोर्स देने से मना कर दिया। तारांकन तो क्या लगता है आपको, क्या दक्षा तानिया की बातों में आ जाएगी और कर देगी राजवीर से अंजलि को दूर? अंजलि के हाथों इतनी ज़्यादा जलील होने के बाद क्या होगा रीना का नेक्स्ट एक्शन? चैप्टर 25 डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। अब आगे राजवीर का घर। लीना ने खुद को किसी तरह से शांत किया और फिर बोली मुझे नहीं पता आप कैसे गिरी थी। उस दिन तो घर का सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहा था और घर के नौकरों में से भी किसी ने आपको गिरते हुए नहीं देखा। अगर मैं आपको गिराती तो कोई ना कोई तो देखता ही। और अंजलि मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें मार डालने की कोशिश करूँगी। इसलिए अपना ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। मुझे पता है कि तुम मॉम और भाई के नज़रों में मुझे गिराना चाहती हो, इसलिए बार बार ये सब बोल रहे हो। और पता नहीं तुमने भाई के ऊपर यह कौन सा काला जादू कर दिया है कि वह तुम्हारे सिवा किसी के बात नहीं मान रहे हैं। मॉम देखिए, यह अंजलि भाई को डिवोर्स नहीं देना चाहती, इसलिए ही भाई को हमारे खिलाफ भड़का रही है। मेरी तो छोड़ो, भाई तो आपसे भी रूड तरीके से बीएफ कर रहा है। नीलम जी कुछ बोल पाती उससे पहले ही अंजलि हंसते हुए बोली अच्छा तुम्हारा भाई क्या कोई दूध पीता बच्चा है जिसे मैं जादू टोना करके अपने बस में करूंगी? अगर मैं पहले से ही जादू टोना जानती तो कब का तुम्हारे भाई को अपने बस में कर लेती, ना कि तुम्हारे घर में जिल्लत भरी जिंदगी जीती। और टॉन्ट मारते हुए बोली मुझे नहीं पता था कि शहर के सबसे अमीर परिवार द कपूर के घर में भी सीसीटीवी में प्रॉब्लम होता है, वह भी उस दिन जिस दिन इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर राजवीर की तरह देखकर बोली मैं इस मेलो ड्रामा से परेशान हो चुकी हूँ, अब मेरी मूड नहीं इन लोगों से बहस करने का, तो मैं तो चली। यह बोलकर वह वहाँ से बाहर चली गई। ध्रुव ने अंजलि के जाने के बाद राजवीर को बोला अरे तुम्हारा बीवी तो बहुत ही ज़्यादा मुंह फट बन चुकी है, बिल्कुल तुम्हारे तरह। तो राजवीर ने थोड़ा सा घमंड करते हुए बोला आखिर बीवी किसकी है? एक परफेक्ट इंसान की बीवी तो परफेक्ट होगी ही, मगर तुम ना ऐसी परफेक्ट बीवी के एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि तुम्हारे जैसे एवरेज लुकिंग इंसान को एक एवरेज बीवी मिल जाए वही काफ़ी है। फिर अमन की तरफ देखकर बोला चलो मुझे मेरे रूम में ले चलो। नीलिम जी ने निराशा से अपना सर हिलाया और मन ही मन बोली मेरा ये बेशर्म बेटा दिन ब दिन और भी ज़्यादा बेशर्म होता जा रहा है। जाने से पहले एक बार अपने मॉम को बाय बोल दे, इतना भी तमीज नहीं। ध्रुव में नीलम जी की तरह देखकर बोला आंटी मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत ही ज़्यादा तमाशा हो गया है। आपको लीना की तरह इशारा करके बोला उसे कुछ ढंग के कपड़े पहनाकर ओल्ड कपूर मैंशन ले जाना चाहिए, क्योंकि आप तो राजवीर का गुस्सा जानते हो। ये बोलकर ध्रुव भी वहां से चला गया। नीलम जी ने निराशा भरी नज़रों से लीना को देखा और बोली आज के लिए काफ़ी तमाशा हो गया है, जाओ एक अच्छा सा ड्रेस पहनो और मैं भी चेंज कर लेती हूँ, फिर हम दोनों घर के लिए चले जाएंगे। लीना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और रोना भी आ रहा था। उसे इस वक्त अपनी मॉम चाहिए था जिसे वह आज की सारी बातें बता सके और जी भर कर रो सके। उसने मन ही मन बोली मॉम सही कहती थी, यह नीलम चुड़ैल ऊपर ऊपर से ही अच्छे होने का ढोंग करती है, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और साथ में आज जितना ज़्यादा इंसल्ट तुम लोगों ने मेरा किया है ना, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। खासकर राजवीर और अंजलि, तुम दोनों को मैं खून का आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम भी लीना कपूर नहीं। और फिर शातिर तरीके से मुस्कुराकर चेंज करने के लिए चली गई।
बालिया मेंशन। दक्षा ने किसी तरह से खुद को शांत किया और फिर तानिया को बेहला फुसला कर बोला, बेटा तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं नौकरों से बोलकर तुम्हारे लिए खाना भेजती हूँ। नहीं मॉम, मुझे कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा। आपको पता है मॉम, सब लोग ना मुझे अडॉप्टेड डॉटर मानते हैं, इसलिए मुझे बुली करते हैं और साथ में मेरे ऊपर हंसते भी है। कुछ दिन पहले मैं अंजलि को अस्पताल में देखने गई थी, उसने राजवीर के सामने मुझे अडॉप्टेड डॉटर बोलकर मेरा मजाक उड़ाया और उस दिन तो राजवीर ने भी उसका साथ दिया था। आपको पता है मुझे उस दिन बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। दक्षा ने उसे प्यार से देखा और बोला, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे डैड और दादाजी जब घर पर वापस आ जाएंगे फिर हम एक ग्रैंड पार्टी रखेंगे। वहाँ पर मैं पूरे शहर के लोगों के सामने तुम्हें मेरे बेटी के तौर पर और बालियान खानदान के इकलौती बारिश के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ये बात सुनकर तानिया की आंखें लालच से चमकने लगी। उसने मन ही मन बोला, मॉम लव यू, आपकी दिमाग का कोई जवाब नहीं। अगर आप ना होती तो मैं अभी भी उस बेकार सी सिंघानिया परिवार की अडॉप्टेड डॉटर ही होती और शायद राजवीर मुझे कभी नहीं मिलता। अब तो मुझे थोड़ा सा होप मिल गया है कि मुझे राजवीर मिल जाएगा। दक्षा वहां से जाती उससे पहले तानिया बोली, मॉम मैं घर पर बैठकर नहीं रहना चाहती। पहले मैं राजवीर के असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी, मगर अंजलि की वजह से अब मैं वह काम भी नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा मैं अपने अधूरे सपने को पूरा करूंगी। मुझे एक फिल्म स्टार बनने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, क्या मैं ऑडिशन के लिए जा सकती हूँ? एक्चुअली राजवीर की मॉम ने मेरे लिए एक रोल चूज़ किया है और कल ही उसका ऑडिशन है, क्या मैं जाऊँ? तो दक्षा ने उसके बालों में हाथ फेर कर बोली, क्यों नहीं, जरूर जाना। तान्या की बातों से ऑलरेडी उनके दिमाग में अंजलि का एक नेगेटिव इमेज बन चुका था। उसने मन ही मन बोला, अंजलि सिंघानिया, तुमने मेरे बेटी को जितना ज़्यादा परेशान किया है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा मैं तुम्हें परेशान करने वाली हूँ। अपने दिन गिनना शुरू कर दो क्योंकि तुम्हारा अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि दक्षा बालिया जो तुम्हारी लाइफ में एंट्री लेने वाली है। फिर दक्षा अपने रूम में जाकर किसी को कॉल करके बोला, मुझे अंजलि सिंघानिया के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उधर से कुछ बोला गया, फिर दक्षा ने कॉल कट कर दिया। दक्षा के चेहरे पर इस वक्त एक भयानक स्माइल थी। ये दक्षा उस दक्षा से बहुत ही ज़्यादा अलग था जो दक्षा सबके सामने भोली भाली और मासूम बनने का ढोंग करती थी। इस वक्त उसके चेहरे पर शैतानों वाली हंसी और आंखों में इविलनेस वाली चमक थी। उसने पागलों की तरह हंसते हुए बोली, बेटा आप चिंता मत करो, आप दक्षा बलिया की बेटी हो जिनसे अपने हक के लिए खुद की सगी बहन तक को नहीं छोड़ा। और ये तो एक पराई लड़की है। जो भी मेरी बेटी को परेशान करेगा उसे कल का सूरज नसीब नहीं होगा। ये सब बोलते वक्त वह किसी साइको की तरह नजर आ रहा था। राजवीर का रूम। नीलम जी के रूम से वापस आने के बाद राजवीर और अंजलि दोनों ने ही एक दूसरे से बात नहीं किया। राजवीर का कुछ ऑफिस का काम निपटाना था, इसलिए वह अपने स्टडी रूम में चला गया था और इधर अंजलि भी लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी अपने ऑफिस का। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। ये गिरीश का कॉल था। अंजलि ने तुरंत रिसीव कर लिया तो गिरीश ने चाहते हुए बोला, बस आपका काम हो गया, मछली ने हमारा चारा निगल लिया, अब यह मछली हमारे इशारे पर ही नाचेगा। तो अंजलि बोली, ठीक है शाबाश, और मेरे दूसरे काम का क्या हुआ? क्या तुम्हें उस तानिया और मैसेज सिंघानिया के बारे में कुछ पता चला? तो गिरीश बोला, हाँ बस एक बहुत ही तगड़ी न्यूज़ पता चला है। वो जो तानिया है ना, वो सिंघानिया फैमिली छोड़कर चली गई है, वो भी हमेशा के लिए। वहाँ के नौकर में से एक हमारा जासूस है, उसने ही हमें ये बोला कि तानिया किसी बहुत ही ज़्यादा रईस फैमिली की बेटी है। उसे लेने उसकी रियल मॉम ने बहुत ही महंगी कार भेजी थी और वह अब अपने रियल फैमिली के साथ ही रहेगी। जाते वक्त वह बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। तो अंजलि ने बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, क्या उसे मिसेज सिंघानिया ने जाने दिया? यही तो चौंकने की बात है। उस जासूस ने मुझे बताया कि उसके जाने से मुझे सिंघानिया को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये बात बहुत ही ज़्यादा सस्पाइसियस नहीं है, क्योंकि मिसेज सिंघानिया उसे अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती थी, मगर उन्हें उसके जाने का कोई गम ही नहीं है। उल्टा वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। आज सुबह ही वो पार्लर गई थी, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी करने चली गई। बस आपके लिए और एक गुड न्यूज़ है, डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आ हुआ है। मैं आपको अभी मेल कर देता हूँ। आपको पता है स्पेशली आपकी वजह से हमारे टीम के लोगों ने जल्द से जल्द ये काम किया है। उन लोगों ने बोला है कि आप थोड़ी दया करके उनकी सैलरी अगर थोड़ा सा बढ़ा देती तो अच्छा होता, और साथ में मेरी भी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा देती तो इस बेचारे का भी भला हो जाता।
ठीक है, अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। फिर अंजलि ने उसे कुछ बोला जिसे सुनकर गिरीश का मुंह शौक से खुला का खुला रह गया। उसने अंजलि को बोल, क्या आप सीरियस हो? मगर इससे तो आपका ही नुकसान होगा। तो अंजलि ने बोला, अब मैं खुलकर जीना चाहती हूँ, लाभ नुकसान की किसको पड़ी है। और हाँ, रश्मि के साथ कांटेक्ट करो और उसे जल्द से जल्द इंडिया बुलाओ। उसे बोलो कि मैंने उसे बुलाया है। तारांकन, तो क्या लगता है आपको डीएनए टेस्ट रिजल्ट क्या आने वाला है? और अंजलि को जब दक्षा के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा उसका रिएक्शन? चैप्टर 26 महा बेशर्म औरत। अब आगे अंजलि फ़ोन पर बात करने में इतनी ज़्यादा बिजी थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके पीछे एक शैतान आकर खड़ा हुआ है और कब से उसकी बात सुन रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अंजलि ने कॉल कट करने से पहले बोली, यह जो राजवीर है ना, उसकी जो सौतेली माँ और बहन है, इन दोनों के जन्म कुंडली मुझे चाहिए, वह भी सुबह होने से पहले। बेचारा गिरीश मन ही मन बोला, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इस आइटम बम की पर्सनल सेक्रेटरी बना था। जो इतना ज़्यादा पत्थर दिल है, उसे मुझ बेचारे पर क्या तरस नहीं आ रहा। मैं इतना सारा काम इतने कम टाइम में कैसे करूँगा? मगर गिरीश ये बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था अगर वह अंजलि को ये सब बताया तो अंजलि पहले उसकी सैलरी काटेगी, फिर उसे और भी ज़्यादा मुश्किल काम करने को दे देगी। ठीक है, बस सुबह तक आपका काम हो जाएगा। मगर आपको नहीं लगता कि मिस रश्मि इंडिया नहीं आने वाली? आपको तो पता है वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक किस्म की इंसान है। अगर मैंने बोला कि आप उन्हें बुला रही है, कहीं उनका हार्ट अटैक ना हो जाए, तो फिर तुम मौसी जी को कॉल करके सब कुछ डिटेल्स में बता देना। मुझे वह 2 दिन से पहले इंडिया में दिख जाना चाहिए और उसके लिए मेरा पर्सनल विला रेडी करवाना। और हाँ, मिस्टर देशमुख को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए नहीं कि वह इंडिया आ चुकी है, और उसकी पूरी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारा है। फिर उसने बोला, ठीक है मैं अभी रखती हूँ, बोलकर कॉल कट कर दिया। गिरीश कुछ बोलना चाहता था मगर कुछ ना बोलना ही अपना भलाई समझा। कॉल कट करके अंजलि जब पीछे पलटी तभी किसी ने उसे अपने ओर खींच लिया और वह बेचारी फिर से राजवीर की गोद में जाकर बैठी। राजवीर को देखकर अंजलि की आंखें शौक के मारे बड़ी हो चुकी थी। उसने मन ही मन बोला, क्या इस कड़वा करेले ने मेरी सारी बातें सुन लिया? और फिर उसने ध्यान से राजवीर को देखा। उसके फेस पर ना ही कोई गुस्सा नजर आ रहा था और ना ही खुशी। वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लेस था। अपने इस खूबसूरत आंखों से अगर मुझे देखती रहोगी तो इस हैंडसम चेहरे से तुम्हें प्यार हो जाएगा, क्योंकि मेरे जैसा परफेक्ट आदमी तुम्हें और कहाँ मिलेगा? अंजलि को अब गुस्सा आने लगा, ये करेला फिर से अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? जब देखो तब मुझसे चिपकने की कोशिश क्यों करते हो? क्या दोपहर में मैंने तुम्हें जो बोला था वो सब भूल चुके हो? तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर उसके बालों के लट जो कि उसके फेस पर आ रहे थे, उसने अपने उंगलियों से उसके कान के पीछे कर दिया। ये करते वक्त उसके उंगली उसकी कान को टच हो गया था, जिस वजह से अंजलि का शरीर कांप उठा और उसके कान थोड़ा थोड़ा लाल हो गया था। राजवीर ने भी यह बात नोटिस कर ली थी। उसने उसके कान खींचते हुए बोला, अरे बात जाने मन, तुम्हारे कान तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अंजलि का चेहरा इस वक्त गुस्से और शर्म के मारे पूरा का पूरा लाल हो चुका था। अंजलि ने उसे गुस्से से घूरा और बोला, तुम बेशर्म करेले, दूर रहो मुझसे, हर वक्त क्यों चिपकती रहते हैं, मुझे ये सब पसंद नहीं। राजवीर ने उसके कान में फूंक मारते हुए बोला, पर मुझे तो पसंद है ना जाने मन, इसलिए मैं तो करूँगा। और तुम पर मेरा लीगली हक है और तुम चाहकर भी मुझे अपने से दूर नहीं कर सकते। इसलिए मुझसे दूर जाने की कोशिश करना बंद करो, वरना जो तुम करना चाहती हो उसे बर्बाद करना मुझे अच्छे से आता है। उसकी यह बात सुनकर अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मन ही मन बोला, क्या इस कड़वे करेले ने मेरी सारी बातें सुन लिया है? तो यह ऐसे शांत क्यों बैठा है? इसे तो गुस्सा करना चाहिए था और मुझसे क्वेश्चन भी पूछना चाहिए था। छोड़ो, उसके दिमाग में कब क्या आए ओ ही जाने, ठरकी करीला कहीं का। अंजलि उसके बाहों में स्ट्रगल करते हुए बोली, थड़की करेले छोड़ो मुझे, मुझे फ्रेश होने जाना है। तो राजवीर उसके बदन के खुशबू लेते हुए बोला, तुम्हारे अंदर से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आई थिंक तुमने मॉम के रूम में जाकर उनका लवेंडर वाला बॉडी वॉश उसे किया है। अब अंजलि के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। उसने मन ही मन बोला, यह इंसान क्या पहले जन्म में कोई जानवर था? खुशबू से ही बता रहा है कि मैंने क्या यूज किया है। राजवीर ने उसे कस के पड़ते हुए बोला, मैं कोई जानवर नहीं हूं, मगर मैं तुम्हारी तरह कोई उल्लू भी नहीं हूं कि आसानी से लोग मेरा फ़ायदा उठा सके।
तो फिर अंजलि ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाई और मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, अरे यार मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। मैंने सुबह ही नाश्ता किया था, उसके बाद तो मैंने लंच भी नहीं किया। किसी की तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे तो मेडिसिन भी लेना है, देखो तो मेरे दोपहर का मेडिसिन स्किप हो गया। बेचारा राजवीर अंजलि की जाल में फंस गया था और वो गिल्टी फील करने लगा। एक्चुअली राजवीर तब बेहोश हो चुका था, इस वजह से उससे ये गलती हो गई। अगर वह होश में होता तो कभी भी यह गलती ना करता। उसने प्यार से अंजलि को देखा और उसके सर सहलाते हुए बोला, आई एम वेरी सॉरी, मुझसे एक गलती फिर से कभी नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दो। रुको, मैं अभी कॉल करके हम दोनों के लिए खाना मंगवाता हूँ, उसके बाद हम दोनों को ही मेडिसिन लेना है। अंजलि स्ट्रगल करके राजवीर के गोद से उड़ने की कोशिश करती है मगर उठ नहीं पाई, क्योंकि राजवीर उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली कमर से कपड़ा हुआ था। अरे मुझे छोड़ो, मगर राजपूत उसे छोड़ने के मूड भी नहीं था। वह ऐसे ही उसे पकड़कर लैंडलाइन से नीचे कॉल करता है और एक मेड को हेल्दी वेजिटेबल सूप लेकर उसके रूम में आने को बोलता है। दूसरी तरफ राजपूत के बिला के निचले हिस्से में दोपहर को पास्ट की बुरी मेमोरी याद आने के बाद भावेश ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। मगर फिर भी उसे शांति नहीं मिल रही थी, पता नहीं क्यों उसे बार बार अंजलि की याद आ रही थी। इसलिए वह थोड़ी देर पहले अपने रूम से बाहर आकर लिविंग रूम का चक्कर काट रहा था और बार बार ऊपर की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि राजवीर का रूम 3rd फ्लोर पर है और शायद अंजलि भी के साथ वहीं पर रहती होगी। अंजलि और राजवीर एक कमरे में रहते हैं, ये सोचकर ही भावेश को एक अलग सी चीड़ मच रही थी। ये फीलिंग क्या है उसे समझ में नहीं आ रहा था। ये लड़की कर क्या रही है, अभी तक नीचे क्यों नहीं आई, या फिर इतनी देर से नीचे थी, जब मैं नीचे आया उससे पहले ही ऊपर चली गई। क्या ये लड़की थोड़ी देर मेरे लिए वेट नहीं कर सकती थी, या फिर मेरे हाल चाल पूछने के लिए मेरे रूम में ही चली जाती। एहसान खामोश कहीं की। खुद का जब मूड ऑफ था मेरे साथ बात करने के बाद मूड ठीक कर लिया, मगर जब मेरा मूड ऑफ हुआ एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा। अब आए मेरे सामने बात ही नहीं करूंगा, ये बोलकर उसने अपना प्यारा सा हैंडसम सा मुंह फुला लिया। इस वक्त भावेश बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बिल्कुल किसी क्यूट एंग्री बॉय की तरह। भावेश ऐसे अपने ही मन में बात कर रहा था और चक्कर काट रहा था कि तभी उसकी टक्कर किसी लड़की से हो गई। वह लड़की घुटनों तक लंबी एक डेनिम स्कर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ था और उसका मुंह पर 2.5 किलो का मेकअप लगा हुआ था। आप लोग समझ चुके होंगे, मैं यहाँ पर लीना की बात कर रही हूँ। लीना ने इस वक्त एक पेंसिल हील पहना हुआ था, जिस वजह से भावेश के साथ टक्कर होने की वजह से धड़ाम से पीठ के बाल जमीन पर गिरी। उसके कमर पर पहले ही चोट लगी हुई थी और फिर से गिरने के कारण उसका चोट बढ़ गया था। वह पहले तो भावेश को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोलने वाली थी, मगर जैसे ही उसकी नज़र भावेश के हैंडसम फेस पर पड़ा उसकी आंखें चमकने लगी। वह भावेश को पहचानता था। भावेश उसका स्कूल लाइफ का क्रश था। वह बहुत बार उसे अप्रोच कर चुकी थी, मगर उसने उसे हर बार उसे इग्नोर कर दिया था, जैसे वह कोई हवा हो। अगर लीना की मॉम उसे ध्रुव को अप्रोच करने ना बोलती तो शायद लीन अभी तक हाथ धोकर भावेश के पीछे ही पड़ी होती, मगर अब भावेश को देखकर उसका सोया हुआ प्यार फिर से जाग उठा। भावेश पहले जिससे टकराया था उससे माफ़ी मांगने वाला था, मगर सामने लीना को देखकर उसके फेशियल एक्सप्रेशन सख्त हो गया। उसने गुस्से में बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और देखकर नहीं चल सकती, तुम्हारे आंखों क्या खराब हो चुका है। अगर तुम्हारे वजह से मैं गिर जाता तो क्या होता। वैसे तो भावेश सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता है और वह एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, मगर लीना ने उसे इस कदर इरिटेट कर दिया था कि वह लीना को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता। उसे देखकर ही उसे चिढ़ मचती थी। एक तरह से कह सकते हैं कि वह उसे नफरत करता था। मगर लीना ठहरी पक्का बेशर्म, उसे भावेश का रूड बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ा। और तुरंत भावेश के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोला, सीनियर आप भाई की यहाँ पर कब से रह रहे हो? मुझे भी बता देते, मैं भी आपसे बात करने और आपको कंपनी देने चली आती। आप यहाँ पर बोर हो जाते होंगे ना, क्योंकि इस घर में तो भाई के अलावा कोई नहीं रहता। भावेश ने उसका हाथ झटक कर बोला, क्या तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है लीना? मैंने तुम्हें बोला है ना, हर वक्त मुझसे चिपकने की ज़रूरत नहीं है। और किसने कहा कि मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ? राजवीर भाई के अलावा यहाँ पर जिमी भाई भी आते हैं और साथ में अंजलि भी तो है। अंजलि की नाम बोलते वक्त भावेश की आंखों में एक अजीब सा चमक था। ये बात लीना ने भी नोटिस कर लिया था।
उसने मन ही मन बोला, क्या वो स्लट राजवीर भाई के साथ साथ मेरे सीनियर को भी अपने हुस्न के जाल में फंसा रही है? बिल्कुल नहीं, यह मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। सीनियर सिर्फ मेरे है। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गया था और साथ में उसके आंखों में अंजलि के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसने अच्छी लड़की बनने का दिखावा करते हुए बोला, क्या आप राजवीर भाई की बीवी? उसने बीवी शब्द पर कुछ ज्यादा जोर दिया था। मतलब अंजलि भाभी की बात कर रहे हो? ये बोलते वक्त करीना की आंखें लगातार भावेश के फेस पर टिकी हुई थी। लीना को यूं अंजलि को राजवीर की बीबी बोलकर इंट्रोड्यूस करवाना भावेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मगर उसने कुछ नहीं बोला। उसने अपने इमोशन बखूबी छुपा लिया। वो दोनों बात कर रहे थे, मतलब भावेश तो इरिटेट हो रहा था और लीना उससे बात करने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहां पर नीलम जी आ गई। जैसे ही नीलम जी ने भावेश को देखा, उनकी आंखें हैरानी के मारे बड़े हो गए। तारांकन, क्या लगता है आपको, जब अंजलि को पता चलेगा कि लीना उसके भाई को पसंद करती है और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, तो क्या करेगी उसके साथ? चैप्टर 27 इनविटेशन। अब आगे नीलम जी एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ भावेश को देख रहे थे। भावेश भी नीलम जी को पहचानता था, क्योंकि बचपन में बहुत बार सौरभ के साथ कपूर भी ना खेलने को जाता था। जब राजवीर और सौरभ का झगड़ा हुआ तो भावेश को भी बहुत बुरा लगा था, क्योंकि नीलम जी उसे बहुत लाड प्यार करती थी बचपन में और बहुत कुछ नए नए स्नैक्स खाने के लिए देती थी जो उसे बहुत पसंद था। उसने मुस्कुरा कर बोला, हेलो आंटी, कैसी है आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, आप ठीक है ना? ये बोलते वक्त नीलम जी के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी थी, क्योंकि उन्हें उनकी बेस्ट फ्रेंड की याद आ रही थी। उन्हें भावेश को देखकर सौरभ की भी याद आ रही थी। भले ही कुछ सालों से उन लोगों के बीच बातचीत ना हुई हो, मगर फिर भी जो रिश्ते एक बार दिल जुड़ जाए ना, उन्हें भूलना इतना आसान नहीं। लीना ने कन्फ्यूजन से उन दोनों को देखकर बोली, मॉम, क्या आप सीनियर को जानती हो? नीलम जी कुछ बोल पाती उससे पहले ही भावेश बोल पड़ा, आंटी, क्या आपने किसी लड़की को अडॉप्ट किया है? अगर अडॉप्ट करना होता तो किसी संस्कारी लड़की को अडॉप्ट करते, इस जैसे बदतमीज लड़की को क्यों अडॉप्ट किया? नीलम जी स्पीचलेस हो गई। भावेश पहले बहुत ही ज्यादा शांत और इनोसेंट बच्चा था, मगर अब उन्हें एक अलग ही भावेश नजर आ रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, अच्छा है बेटा, तुम्हें चेंज होने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे लाइफ आसान नहीं है और जो कुछ तुमने इस कम उम्र में झेला है वो तुम्हारे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। भावेश की बातों से लीना का चेहरा काला पड़ गया। वो कुछ बोलती उससे पहल नीलम जी बोली, यह मेरी सौतेली बेटी है। ये बोलते वक्त उनके चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ खास अच्छा नहीं था। लीना ने भी घमंड से बोला, हाँ, मैं कपूर फैमिली की इकलौती बेटी हूँ। तो भावेश ने मुंह बनाकर बोला, तो यह उस औरत की बेटी है जिसने आपका घर तोड़ा है, मगर आप इसे अपने साथ लेकर क्यों घूम रही हो? और यह भी बेशर्म की तरह आपके साथ क्यों घूम रही है? इसे तो श्याम के मारे अपने घर से भी नहीं निकलना चाहिए। ये सुनते ही लीना का चेहरा काला पड़ गया। उसे गुस्सा आने लगा था। उसने थोड़े गुस्से में बोला, सीनियर, मैं मानता हूँ कि मैं आपको पसंद करती हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे हर वक्त इंसल्ट करते रहे। और आप भी तो एक अडॉप्टेड चाइल्ड हो, क्या पता आप भी किसी का नाजायज खून हो, और आप एक बेघर इंसान हो। इसलिए तो राजवीर भाई ने आपको यहाँ पर सहारा दिया है, इसलिए मुझे ऐसे बोलने का आपका कोई हक नहीं है। तभी किसी की सुरीली की आवाज सुनाई दी, जिनके खुद के घर शीशे के बने हुए होते हैं वह दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते। तभी उन तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर राजवीर और अंजलि थे। अंजलि राजवीर की व्हीलचेयर को पकड़े हुए खड़ा था, और यह बात भी अंजलि ने ही बोली थी। फ्लैशबैक, अंजलि राजवीर के गोद में बैठी हुई थी और उसने जब सुना कि राजवीर मेड को बोलकर डिनर रूम में मंगवा रहा है तो उसका फूला हुआ मुंह और भी ज्यादा फूल गया। उसने मुंह बनाकर बोला, इस घर में सिर्फ हम दोनों अकेले नहीं रहते, भावेश भी यहाँ पर रहता है। अंजलि को भावेश का नाम इतने प्यार से लेते हुए देखकर राजवीर का चेहरा काला पड़ गया। अंजलि ने भी यह बात नोटिस कर ली थी, इसलिए उसने खुद को करेक्ट करते हुए कहा कि भावेश भाई भी यहाँ पर रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बुरा होगा कि उसे अकेले छोड़कर हम दोनों यहाँ पर खा ले। और उसका मूड भी ठीक नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों उसके साथ ही डिनर करें। और एक पप्पी फेस बना दिया और साथ में राजवीर के फेस पर एक प्यारा सा किस भी दे दिया। उसकी क्यूट फेस के साथ एक किस बोनस मिलने के बाद राजवीर भी पिघल गया। उसने बोला, ठीक है, और फिर वो दोनों नीचे आ चुके थे। फ्लैशबैक, एंड तुम जिससे प्यार करने की दवा कर रही हो उसे ही उल्टा सीधा बोल रही हो।
कैसे गिरी हुई लड़की हो यार तुमसे जिस लड़के की शादी होने वाला है ना, उसका लाइफ पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। फिर अंजलि ने राजवीर के कान में कुछ कहा और राजवीर ने भी धीमी आवाज में उसे एक आंसर दिया। फिर अंजलि वहां से चली गई और थोड़ी देर बाद अंजलि अपने हाथों में एक हथौड़ा लेकर बाहर आए। अंजलि को सी एनिमल से डर लगता है, इसलिए राजवीर ने पूरे लिविंग रूम के दीवारों पर मोटा मोटा पर्दा लगा दिया था। अंजलि ने पहले उस मोटे पर्दे को हटाया। अब कांच के पीछे सी एनिमल बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। इतने बड़े ऑक्टोपस और शार्क को देखकर लीना का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत डर के मारे नीलम जी का हाथ पकड़ लिया। अंजलि हथौड़ा घूमते हुए दीवार की तरफ इशारा करके बोली, अभी के अभी इस घर से दफा हो जाओ और फ्यूचर में कभी भी अपना प्लास्टिक का मुंह लेकर इस घर में चले मत आना। और हाँ, मेरे भाई से दूर रहना, वरना तुम्हारा लाइफ हेल करने में मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी। अंजलि को तो होश ही नहीं रहा कि उसने फ्लो में भावेश को अपना भाई बोल दिया है। मगर भावेश को अंजलि का भाई बोलना बहुत पसंद आया और राजपूती को भी शांति मिल, क्योंकि उसे भावेश और अंजलि की नज़दीकियों से इनसिक्योरिटी फील हो रहा था। लीना का पूरा चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया। उसने नीलम जी की हाथ को खींचते हुए बोली, चलिए मॉम, यहाँ से चलते हैं वरना ये लोग मुझे मार देंगे, जल्दी चलिए यहाँ से। नीलम जी उन लोगों को कुछ बोलना चाहती थी, मगर फिर कुछ सोचकर उन लोगों को कुछ नहीं बोला और लीना को लेकर चली गई। उसके जाने के बाद अंजलि और भावेश दोनों ने ही एक दूसरे को हाई फाई दिया और फिर हंसने लगे। राजवीर भी अंजलि को ही देख रहा था। उसे भावेश की नज़दीक जाते देखकर राजवीर अंजलि का हाथ खींचकर बोला, चलो जल्दी से, तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया है, इतनी देर खाली पेट रहना ठीक नहीं है, तुम्हें मेडिसिन भी तो लेना है ना। और फिर भावेश की तरफ देखकर बोलो, तुम भी चलो डिनर के लिए। भावेश ने मन ही मन बोला, ये लड़की कहाँ भूखी है, ये तो दोपहर को कितने सारे रसगुल्ले खाए हैं, भूखा तो मैं हूँ। फिर उसने अंजलि के मासूम चेहरे को देखा और फिर कुछ नहीं कहा। तीनों ने शांति से एक साथ डिनर किया और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। राजवीर का कमरा, अंजलि और राजवीर दोनों कमरे में आ चुके थे और अंजलि राजवीर को घूरकर देख रही थी। अंजलि ने राजवीर को बोला, आज तुम सोफे पर सोने वाले हो और मैं बेड पर। अगर गलती से भी मुझे तुम बेड पर दिखाई दिए ना, तो अगली सुबह मैं सिंघानिया मैंशन चली जाऊंगी और वहीं पर रहूंगी। तो राजवीर ने एक मासूम सा शक्ल बनाकर बोला, अरे मैं कहाँ बेड पर आता हूँ, तुम ही तो मुझे गोद में उठाकर बेड पर लाती हो, क्योंकि तुम्हें शायद अकेले सोने में डर लगता है। अंजलि गुस्से में बोली, मैं एक मासूम सी नन्ही सी लड़की और तुम ठहरे हटे कट्टे एक मोटा सा सांड जैसा आदमी, मैं तुम्हें कैसे गोद में उठा सकती हूँ। तो राजवीर ने बोला, मैं कोई सांड जैसा आदमी नहीं हूँ, मैं परफेक्ट फिगर और हाइट वाला एक हैंडसम सा लड़का हूँ। और दूसरी बात, तुमने तुम्हारी उस हाथी जैसी मॉम को कैसे पटका था हॉस्पिटल में, मैंने देखा था, उनके हिसाब से मेरा वजन तो आधा भी नहीं है, इसलिए तुम मुझे आसानी से गोद में उठाकर बेड पर सुला सकती हो। अंजलि ने उसे इग्नोर करके सो जाना ही ठीक समझा और अंजलि को दिखाने के लिए राजवीर भी सोफे पर सो गया। अगली सुबह अंजलि जब नींद से जागी तो उसे ऐसा लगा कोई उसे जकड़े हुए सो रहा है और वह हिल भी नहीं पा रही। वो धीरे धीरे खुद की सिल्वर आइज खोलती है और उसके सामने राजवीर का हैंडसम सा चेहरा आता है। अंजलि को सब कुछ सोचने समझने में कुछ टाइम लगा। उसने मन ही मन गाली देते हुए बोली कि ठरकी करेला फिर से मेरे बेड पर चढ़ गई। उसने खुद को उससे अलग करने की कोशिश की तो उसे समझ में आया कि वह तो सोफे पर सो रहा है और वो भी राजवीर के ऊपर सो रही है। अंजलि का बहुत मन कर रहा था कि राजवीर को लात मारकर नीचे गिरा दे। उसने राजवीर के कंधों पर अपने नुकीले दाग गड़ा दिए और उसे तब तक काटती रही जब तक उसके गर्दन से खून ना आए। जब वहां से खून आने लगा तब अंजलि को थोड़ा सा राहत महसूस हुआ। राजवीर भी तब तक उठ चुका था। वह प्यार से अंजलि को देख रहा था और उसके गाल खींचकर बोला, हो गया तुम्हारा काम। अंजलि ने गुस्से में बोला, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तुम बेशर्म करेला, तुम्हारे पैर ठीक नहीं है, फिर भी तुमने मुझे गोद में उठाकर यहाँ पर अपने साथ सुलाने के लिए लेकर आए। तो राजवीर ने मासूम सा शक्ल बनाकर बोला, मैं कहाँ तुम्हें लेकर आया, तुम ही तो यहाँ पर मेरे पास सोने के लिए चली आई, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तुम थरकी बेशर्म करेला, हर वक्त उल्टा सीधा बोलते रहते हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो। रुको, मैं आज ही सिंघानिया पैलेस चली जाऊंगी, फिर अकेले अकेले अपने इस जंगली घर में इस अजीब सी रूम में सोना, जहां पर तुमने पूरा घर एक समुंदर बना रखा है।
तुम ना एक काम करना, एक फीमेल ऑक्टोपस ले आना, उसके साथ ही रोमांस करना। राजवीर उसके बाकी बातों को इग्नोर कर दिया। उसके दिमाग में सिर्फ मैं यहाँ से चली जाऊंगी वाली बात ही घूम रही थी। अंजलि का यहाँ से बार बार जाने का धमकी देना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने उसको पलट दिया। अब अंजलि नीचे थी और राजवीर उसके ऊपर था। उसने अंजलि को देखकर बोला, क्या तुम सचमुच सिंघानिया पैलेस चली जाओगी? तो अंजलि उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी और गुस्से में बोली, हाँ चली जाऊंगी। और तुम्हारे दादाजी तो हम दोनों का डिवोर्स करवाना चाहते हैं ना, तो हो जाने दो। अब राजवीर का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने नीचे झुककर अंजलि को एग्रेसिवली किस करना शुरू कर दिया। लगभग 30 मिनट के पैशनेट किस के बाद राजवीर में अंजलि को छोड़ा। अंजलि का पूरा चेहरा लाल हो चुका था और वह गहरी गहरी सांस ले रही थी। अंजलि बहुत गुस्से में थी, पर राजवीर बहुत खुश नजर आ रहा था। अंजलि राजवीर को गुस्से में कुछ बोलने वाली थी, मगर फिर कुछ सोचकर खुद को कंट्रोल करके एक प्यारी सी स्माइल के साथ राजवीर को बोली, मुझे आज शॉपिंग जाना है। राजवीर यो कि पूरा रेडी था अंजलि के गुस्से को झेलने के लिए, मगर उसका ऐसा उल्टा रिएक्शन देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो। राजवीर ने खुद को नॉर्मल करके बोला, ठीक है जाने मन, मैं तुमको शॉपिंग पर लेकर चलूंगा, लेकिन मेरा आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। हम दोनों शाम को चलेंगे शॉपिंग पर, ठीक है? कुछ सोच अंजलि, अगर यह करेला तेरे साथ जाएगा तो तू वह नहीं कर पाएगा जिसे करने के लिए तू बाहर जाने वाली है। अंजलि ने राजवीर के गालों पर किस करते हुए बोला, नहीं मुझे अभी भी जाना है, क्योंकि मैं जिस ब्रांड के कपड़े पसंद करती हूँ उसका आज स्पेशल कलेक्शन लॉन्च होने वाला है। अगर मैं लेट हो गई तो सारे लेटेस्ट कलेक्शन बिक जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद ही घर से निकलूंगी। तुम्हें मेरे साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाओ, मैं भावेश भाई को लेकर चली जाऊंगी। ये बोलकर अंजलि बाथरूम की तरफ भाग गई। उधर राजवीर बेचारे को शौक पर शौक मिल रहा था। थोड़ी देर बाद राजवीर और अंजलि दोनों ही फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग रूम में आए। उन दोनों ने देखा कि ब्रेकफास्ट टेबल पर भावेश ऑलरेडी बैठा हुआ है और शायद उन दोनों का ही इंतजार कर रहा है। अंजलि ने एक ब्लू कलर का शॉर्ट्स पहने हुआ था और ब्लैक कलर का टी शर्ट और बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था। वो इस वक्त एक टीनेज गर्ल लग रही थी। और राजवीर अपने बिजनेस सूट में था, पर वो किसी हॉलीवुड हीरो की तरह हैंडसम लग रहा था। व्हीलचेयर में बैठने के बाद भी उसका खतरनाक आरा पहले की तरह ही था। अंजलि राजवीर का व्हीलचेयर ब्रेकफास्ट टेबल पर एग्जॉस्ट किया, फिर तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगे। अंजलि तिरछी नज़रों से भावेश को देख रही थी, अगर कुछ बोल नहीं रही थी। ये बात भावेश ने भी नोटिस कर लिया था। अंजलि आंखों के इशारे से राजवीर को कुछ बोलने के लिए बोल रही थी, मगर राजवीर उसे फुल्ली इग्नोर कर रहा था। वो मुंह फुलाकर ब्रेकफास्ट कर रहा था, जैसे अंजलि को अपनी नाराजगी दिख रहा हो। अंजलि अपना मुंह घुमाकर उसे इग्नोर कर दिया और मन ही मन बोला, तुम्हें नहीं बोलना तो मत बोलो, मैं ही इसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाऊंगी। थोड़ी देर बाद तीनों का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया और राजवीर अपने असिस्टेंट अमन के साथ कार में बैठकर कपूर इंडस्ट्री की तरफ चल पड़ा। इधर अंजलि डाइनिंग रूम में बैठकर सोच रही थी कि कैसे भावेश को शॉपिंग जाने के लिए मनाए। कपूर इंडस्ट्री राजवीर का केबिन। राजवीर अपने केबिन में बैठकर कुछ इम्पोर्टेंस फाइल रीड कर रहा था और उसके सामने उसका असिस्टेंट खड़ा था और उसके सामने एक लिफाफा था। अमन ने बोला, सर आपके लिए एक इनविटेशन आया है। तारांकन, तो क्या लगता है आपको किस चीज़ का इनविटेशन आया होगा राजवीर को? और कैसा रहेगा अंजलि और भावेश का शॉपिंग? चैप्टर 28 शॉपिंग टाइम। अब आगे अमन राजवीर के सामने खड़ा था और राजवीर फाइल चेक कर रहा था। अमन राजवीर को बोला, सर यह इनविटेशन आया है मिसेज दक्षा बलिया के तरफ से। उन्होंने स्पेशली आपको और मेम को इनवाइट किया है और आप दोनों को रिक्वेस्ट किया है कि आप दोनों उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर ले और पार्टी अटेंड करने के लिए जाए। एक्चुअली उनकी जो बेटी बरसों पहले खो गई थी वह मिल गई है। उसे सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ही यह पार्टी रखी गई है। उनकी बेटी मिल गई है तो मैं क्या करूं? मैं क्या उनकी पार्टी में जाकर मुजरा करूं? बोलना हो गया है, अब दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से। मुझे मेरा काम ख़त्म करना है जल्दी जल्दी। मेरी बीवी शॉपिंग पर गई है, मुझे उसे कंपनी देने जाना है। पता नहीं मेरे बिना उसका क्या होगा, शायद वो मुझे मिस कर रही होगी। मगर सरमेम को तो देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपको मिस कर रही होंगी। उल्टा जब आप उनके साथ नहीं रहते तब वह ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। राजवीर ने गुस्से से अमन को घूरा और बोला, बीवी किसकी है? आपकी। तो टेंशन किस लेना चाहिए आपको?
तो तुम बिना काम किए मेरे सामने ऐसे खंबे की तरह क्यों खड़े हो? लगता है तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगे हो और तुम्हारे पास बहुत सारे खाली टाइम है। तुम्हारे डैड ने बोला था मुझे कि तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने के लिए। मेरी बुआ की एक बेटी है, तुम्हें तो पता ही है ना, वह लड़की तुम्हारे लिए बहुत ही सूटेबल रहेगी। क्या कहते हो तुम? अमन का चेहरा अब डर के मारे काला पड़ गया था। उसने बोला, नहीं सर, आपकी बुआ की बेटी वेरोनिका कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत और काबिल है, और मैं ठहरा एक मामूली सा असिस्टेंट में कहा उसकी काबिल हो सकता हूँ। मुझे वह नहीं चाहिए, मैं सिंगल ही खुश हूँ। जब मुझे मेरा मिस परफेक्ट मिल जाएगा तब मैं शादी कर लूँगा। मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी है। तो राजवीर ने आंखें नाचते हुए बोला, तुम्हारे जैसे एवरेज लुकिंग लड़के से कौन सी खूबसूरत लड़की शादी करेगा? वेरोनिका तुम्हें पसंद करती है, ये तुम्हारी खुशकिस्मती समझो। मैं इतनी खुशकिस्मत नहीं बनना चाहता सर, मैं बदकिस्मती ठीक हूँ। चाहे मुझे पूरी जिंदगी सिंगल क्यों न रहना पड़े, मैं वहीं रह लूँगा। ठीक है, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। तो फिर राजवीर ने बोला, हाँ बताओ क्या है? एक्चुअली सर, मिसेज दक्षा उस दिन जिसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, मतलब उनकी खोई हुई बेटी, उसे आप जानते हो। तो क्या मैं भानगढ़ा करूं? अगर सस्पेंस क्रिएट करना है तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना जो बोलना है चुपचाप बोलो। राजवीर उसके बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम करते हुए बोला, कौन है वो लड़की जो कि उस दक्षा की बेटी है? एक्चुअली राजवीर दक्षा को कुछ खास पसंद नहीं करता था, भले ही वो पूरे मुंबई की नंबर 1 सोशलाइट हो और वह बहुत ज़्यादा फेमस हो, मगर हक्षा का एक बहुत बड़ा अतीत है जो कि राजवीर से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली सर, मिसेज दक्षा की खोई हुई बेटी और कोई नहीं, तानिया है। ये सुनकर राजवीर को बिल्कुल भी झटका नहीं लगा। उसने मजाक उड़ाने वाला हंसी हंसकर बोला, उस जैसी चुड़ैल की बेटी एक चुड़ैल ही हो सकती है। मगर मुझे नहीं लगता ये बात सच है, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि वो मेकअप की दुकान तान्या कुछ हद तक मिसेज सिंघानिया की तरह दिखती है? मुझे तो लगता है मिसेज सिंघानिया के साथ ही उसका ब्लड रिलेशन है, ना कि उस पागल औरत दक्षा के साथ। मैं सोच रहा हूँ मिसेज सिंघानिया ने और उस मेकअप की दुकान तान्या ने कैसे उस चालाक लोमड़ी को बेवकूफ़ बनाया होगा। खैर, हमें क्या लेना देना इस बात से? जब तक वह लोग हमसे दूर है तब तक मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं। अगर उन लोगों ने मुझे और मेरी बीवी को चोट पहुंचाने की कोशिश की तब इन लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इस पार्टी में नहीं जाने वाला, मगर चलो देखकर आते हैं कि क्या खिचड़ी पक रही हैं। क्योंकि पहले से ही दुश्मन को जान लेना एक अच्छी योद्धा की स्ट्रैटेजी होता है। वाह सर, आप तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो राजवीर ने अपने आईब्रो उठाते हुए बोला, इसलिए ही मैं तुम्हारा सर हूं और तुम मेरे असिस्टेंट। पार्टी कब है? परसों। ठीक है, तुम जारा के स्पेशल कलेक्शन से अंजलि के लिए एक ब्लैक गाउन ऑर्डर कर देना। और मेरे लिए, मैं जहां से कस्टमाइज्ड कपड़े खरीदना हूं, मेरा स्पेशल बुटीक, वहां पर मेरे लिए एक स्पेशल सा ब्लैक सूट ऑर्डर कर देना। और हाँ, अंजलि के लिए उसके गाउन के साथ मैचिंग एसेसरीज भी खरीद लेना। तुम एक काम करना, शोरूम में जाकर मुझे वीडियो कॉल करना, मैं तुम्हें बता दूंगा क्या क्या लेना है। और अब तुम मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ, मुझे काम करना है। राजवीर का विला। अंजलि भावेश के सामने चक्कर लगा रही थी और भावेश टीवी पर पिकाचू देख रहा था। इतना बड़ा हो गया है फिर भी इस लड़के का बचपना नहीं जाएगा, देखो तो कैसे कार्टून देख रहा है। ओ बार बार कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलते, फिर भावेश को देखकर अपना मुंह बंद कर देती। भावेश ने भी यह बात नोटिस कर लिया था। भावेश से अब रहा नहीं गया, उसने अंजलि से इरिटेट होकर पूछ लिया, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? एक्चुअली मुझे शॉपिंग पर जाना है और राजवीर मुझे अकेले बाहर नहीं जाने देगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तुम शायद घर पर रहकर बोर हो रहे हो, इसलिए ही तो कार्टून देख रहे हो, चलो मेरे साथ थोड़ा घूम फिर आना और मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवा दूंगा। अंजलि उससे उम्र में छोटी है और वह उसे शॉपिंग करवाएगी। यह बात सुनकर भावेश का खिला हुआ मुंह तुरंत ही मुरझा गया। अंजलि ने भी यह बात नोटिस कर लिया था, क्योंकि जब लीना ने भावेश को बेघर बोला था तब भी भावेश ऐसे ही उदास हो गया था। उसने मन ही मन बोला, लगता है बहुत जल्दी गिरीश को इससे मिलवाना पड़ेगा, क्योंकि इसके नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है और इसे लोग ऐसे पैसे के लिए ताना दे, यह बात मैं सह नहीं पाऊंगा। एक बार रश्मि को आने दो, तब मैं सब कुछ सही कर दूंगा। अरे एक भाई एक बहन से गिफ्ट नहीं ले सकता?
फ्यूचर में तुम्हारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे, तब मैं तुम्हारे पैसों पर ऐश करूंगी। अब चलो मेरे साथ शॉपिंग पर। यह मेरा खुद के पैसे हैं, मैंने खुद मेहनत करके कमाया है। राजवीर का नहीं है, इसलिए हम भाई बहन आराम से शॉपिंग करेंगे। और मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तो चलो मैं आज तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा। अंजलि का थोड़ा इंसिस्ट करने के बाद भावेश जाने के लिए मान गया। थोड़ी देर बाद भावेश एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स के साथ एक ब्लैक कैप, मुंह पर मास्क और आंखों पर एक ब्लैक सनग्लास पहनकर रेडी होकर नीचे आ चुका था। अंजलि पहले से ही रेडी थी, उसने भी एक ब्लैक कैप पहने, मुंह पर मास्क और आंखों पर ब्लैक सनग्लास। दोनों ने ही मैचिंग कपड़े पहने थे और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रहे थे। कुछ समय बाद मुंबई के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल के सामने एक ब्लैक कलर का मर्सिडीज आकर रुका। उसमें से एक हैंडसम लड़का और एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली। तारांकन, क्या लगता है आपको कौन है ये दोनों लड़का और लड़की? क्या आप में से कोई भी गैस कर सकता है तानिया और मिसेज सिंघानिया का क्या रिश्ता है? जिन लोगों का आंसर सही होगा। चैप्टर 29 फिनिक्स की रियल आइडेंटिटी। अब आगे, ये दोनों और कोई नहीं अंजलि और भावेश थे। अंजलि ने भावेश को खींचते हुए मेन क्लोथिंग सेक्शन की तरफ ले गई। अंजलि के अंदर तो सौरभ का सोल था, इसलिए उसे लड़कियों के कपड़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने सोचा कि पहले भावेश को कपड़े खरीदूंगी और खुद के लिए भी 2-3 टी शर्ट ले लूंगी, वैसे भी आजकल लड़कों का कपड़े लड़कियां तो पहनती ही है, इसे तो फैशन कहा जाता है। भावेश अंजलि को बोला, तुमने मुझे पहले यहाँ पर क्यों लाया है? पहले हमें तुम्हारे लिए कपड़े देखना है ना, क्योंकि लड़कियों के कपड़े लेने में ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं तो बचपन से ही हैंडसम हूँ, कुछ भी पहनूँ हैंडसम ही लगूंगा। मगर तुम तो चुड़ैल हो ना, तुम्हारे लिए तो अच्छे कपड़े ढूंढना पड़ेगा जिससे तुम थोड़ा सा इंसानों की तरह दिखाओ। अंजलि ने उसे गुस्से से घूरा और बोला, तुम शैतान, तुम्हें मैं चुड़ैल नजर आती हूँ? फिर उसने खुद को गोल गोल घूमते हुए बोला, देखो मैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत और हट हूँ। तुम्हें मैं कौन से एंगल में चुड़ैल नजर आ रही हूँ? मैं इतनी सुंदर हूँ, इसलिए ही तो वह शैतान कड़वा करेला राजवीर मेरे आगे पीछे घूमता है। एक बात बताओ, शायद तुम मुझे जलते हो इसलिए ही यह सब बोल रहे हो, राइट? भावेश ने उसे घुरा और बोला, तुमसे जले मेरा जूता। अब चलो जल्दी जल्दी कपड़े पसंद करो और यहाँ से निकलो, फिर हम लोग तुम्हारे लिए भी कपड़े लेंगे। तो अंजलि ने बड़ी ही एटीट्यूड के साथ बोला, तुम्हें जो लेना है लो, मैं भी यहाँ से ही लेने वाली हूँ। तुम्हें पता नहीं है आजकल लड़कों के कपड़े लड़कियाँ पहनती है, इसे फैशन बोला जाता है। भावेश ने हैरानी से अंजलि को देखा, जैसे कोई पागल को देख रहा हो। लड़कियां शॉर्ट ड्रेस और सेक्सी ड्रेस को लेकर ऑब्सेस्ड होती है, और यहाँ पर यह पागल लड़की बोल रही है कि लड़कियां अब लड़कों के कपड़े पहनना शुरू कर दिया है और लड़कों के कपड़े पहनना फैशन होता है। क्या उसके फेस पर कोई उल्लू लिखा हुआ है? अंजलि ने खुद के लिए एक प्यारा सा पिंक कलर का शर्ट लिया। उसने उस शर्ट को अपने कपड़े के ऊपर ही पहना लिया और घूम घूम कर भावेश को दिखाकर बोली, देखो मैं कितनी ज़्यादा हॉट लग रही हूँ। सच में ही उस शर्ट में अंजलि बहुत ही प्यारी लग रही थी। अंजलि ने भावेश के लिए भी एक डेनिम का जैकेट लिया और एक ब्लैक कलर का शर्ट लिया और 2-3 टी शर्ट भी लिए और खुद के लिए भी 2-3 टी शर्ट लिए। भावेश एक तक अंजलि को देख रहा था, क्योंकि उसका ड्रेसिंग सेंस कुछ हद तक सौरभ की तरह था और वह जैसे हक जाता कर उसे ये सब दिला रही थी। पता नहीं क्यों भावेश चाहकर भी अंजलि को माना नहीं कर पाया। उन दोनों के शॉपिंग हो जाने के बाद दोनों ही मॉल के कैफेटेरिया में आ जाते हैं, जहां पर पहले से ही एक लड़की बैठी हुई थी और बार बार अपने घड़ी में टाइम देख रही थी। ये लड़की एक 22 साल के टीनेज लड़की थी जो दिखने में नॉर्मल थी, मगर उसका ऑरा किसी नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा डोमिनेटिंग था। उसके फेस पर गुस्सा नजर आ रहा था और आंखों में कुछ करने की आग। जब उस लड़की ने सामने से आते हुए अंजलि को देखा, वह दौड़कर अंजलि को हग करके बोली, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितने समय से वेट कर रही थी और तुम पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही थी। वह लड़की लगातार बोले जा रही थी और भावेश एक तक उस लड़की को आंखें फाड़े देख रही थी। ये लड़की और कोई नहीं, सौरभ की मैनेजर नैना थी। नैना को यहाँ पर देखकर भावेश ने अंजलि को अपनी तरफ खींचा और उसके कान में धीरे से बोला, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? तुम्हें पता है ये बहुत ही ज़्यादा चिपकू और छिपकली टाइप की है, तुम इससे दूर रहो। मुझे तो लगता है कि यह लेस्बियन है।
हर वक्त लड़कियों के साथ चिपकती रहती है। पता नहीं भाई ने कैसे इसे अपना मैनेजर बना लिया था। इतनी तो पिद्दी सी है मगर हुक्म ऐसे चलती है कि कहीं की शहजादी हो। अंजलि को पता था कि भावेश को नैना पसंद नहीं है मगर सौरभ को नैना इसलिए पसंद थी क्योंकि वह एक हार्ड वर्किंग और एक नेक दिल लड़की थी। वो पहले पार्ट टाइम जॉब करके खुद की खर्चा उठती थी। एक्चुअली नैना एक अनाथ लड़की थी। एक दिन सौरभ रात को अपने घर लौट रही थी तब उसने नैना को बहुत सारे लड़कों से बचाया था। उस दिन उसे पता चला था कि नैना एक अनाथ लड़की है और उसे अपने पेट पालने के लिए और पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। सौरभ ने उसे पैसे देकर हेल्प करना चाहा मगर नैना ने उससे काम मांग लिया तो सौरभ ने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। जब नैना सौरभ की असिस्टेंट थी तब उसके काम और काबिलियत से सौरभ को पता चला कि नैना के अंदर और भी ज़्यादा पोटेंशियल है। एक असिस्टेंट बनाकर रहना उसकी काबिलियत की बर्बादी है, इसलिए सौरभ ने उसे अपना मैनेजर बना लिया। अंजलि ने अपनी सर पीट कर बोला खबरदार जो उसके बारे में एक भी उल्टा सीधा बोला। उसके कानों में धीरे से बोल नैना एक अच्छी लड़की है, तुम्हें पता है ये फिनिक्स की कर्ट मैनेजर। ये बात सुनकर भावेश की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने मन ही मन बोला क्या ये लड़की फिनिक्स की भी मैनेजर है। दूसरी तरफ सनशाइन कैफे में तानिया अपने मुंह ढक कर बैठी हुई थी और उसके सामने मिसेज सिंघानिया बैठी हुई थी। तान्या के फेस देखकर लग रहा था वो इरिटेटेड फील कर रही थी। मॉम आपने मुझे क्यों बुलाया? आपको पता है मॉम ने मुझे कहा था कि आज मेरे साथ ज़रा के शोरूम में जाएंगी और मुझे वहाँ का सबसे लेटेस्ट गाउन दिलवाएंगी मगर आपकी वजह से मुझे उन्हें मना करना पड़ा। मिसेज सिंघानिया उसे गुस्से से देखा और बोला वहाँ जाकर लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगी हो। तुम्हें तो अब मुझसे भी ज़्यादा वो कामिनी दक्ष पसंद आने लगी है। ऐसा नहीं है मॉम, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे ही प्यार करती हूँ। अगर आप नहीं होती तो मैं अभी तक उस अनाथ आश्रम में पड़ी रहती। ऐसे कैसे मैं तुम्हें वहाँ पड़ी रहने देती? तुम मेरी इकलौती बहन की बेटी हो और उनके मरने के बाद तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही तो है। तुम्हारे उसका बाप ने तो दूसरी शादी कर ली और नई दुल्हन घर आते ही तुम्हें अनाथ आश्रम में सड़ने के लिए छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे लिए मैंने अपने खुद के बच्चे नहीं लिए थे, यह बात तुम्हें पता है ना? मेरे प्यारे रीडर, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई किया, इसलिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। लेकिन दुख की बात यह है कि किसी का भी आंसर ठीक नहीं हो पाया। क्योंकि गलती मेरी है, क्योंकि आपकी लेखक थोड़ी सी उल्टी सोच रखने वाली है। तानिया कभी मिसेज सिंघानिया की बेटी नहीं हो सकती क्योंकि मिसेज सिंघानिया भले ही एक बुरी कैरेक्टर की इंसान हो मगर वो चाहकर भी कभी मिस्टर सिंघानिया को धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी उनकी एक गलती और राज सिंघानिया उन्हें अपनी लाइफ से बाहर फेंक देंगे। और दूसरी बात, राज सिंघानिया को भी पता था कि तान्या मिसेज सिंघानिया की भतीजी है, लेकिन राज सिंघानिया मिसेज सिंघानिया और उनकी फैमिली से नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने तान्या को अडॉप्ट करने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन मिसेज सिंघानिया ने उनके सामने शर्त रखा कि वह खुद कभी मां नहीं बनेंगी, ना ही उनसे कभी उनके खुद के बच्चे लेने का जिद करेंगी और अंजलि के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करेंगी। तब जाकर राज सिंघानिया ने मिसेज सिंघानिया की बात मानी थी। और राज सिंघानिया कोई आम इंसान नहीं है, वह नेगेटिव कैरेक्टर है या पॉजिटिव कैरेक्टर ये तो आपको बाद में पता चलेगा। मगर राज सिंघानिया एक बहुत ही पावरफुल इंसान है और उन्हें धोखा देना इतना आसान नहीं है। वह सब छोड़िए मॉम, आपने मुझे क्यों बुलाया ये बात बताए। क्या तुमने उस दक्षा को अंजलि के बारे में बताया कि कैसे अंजलि ने तुम्हें टॉर्चर किया है और तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाया है? हाँ, मैंने बता दिया और उन्होंने बोला है कि वह मेरी हेल्प करेंगी। ये बात सुनकर ही मिसेज सिंघानिया के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ जाती है। शॉपिंग मॉल का कैफेटेरिया। अंजलि, भावेश और नैना तीनों ही आपस में बात कर रहे थे, इस बात से अनजान कि एक बूढ़ी औरत एक तक अंजलि को देख रही थी। उन्होंने मन ही मन बोला, रूही बेटा क्या ये तुम हो? इतने साल हो गए हैं तुम्हें देखे हुए पर तुम वैसे की वैसे ही हो, पहले की तरह सुंदर, बिल्कुल एक खिले हुए फूलों की तरह। तारांकन, एक बात बताओ, पहले मैं भावेश की रियल आइडेंटिटी रिवील करूं या फिर अंजलि की? और वह बूढ़ी औरत क्यों अंजलि को देखकर रूही बेटा बोल रही थी? कौन है ये रूही? चैप्टर 30, ये ड्रेस मेरी है। अब आगे। ओ बूढ़ी औरत धीरे धीरे अंजलि के टेबल के ओर बढ़ने लगी।
अंजलि इस वक्त नैना से बातें कर रही थी और भावेश मुंह बनाकर उन दोनों को देख रहा था। बूढ़ी औरत ने अपनी नज़र अंजलि के ऊपर बना रखा था, इस वजह से उन्होंने भावेश और नैना की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी पीछे से उस बूढ़ी औरत ने अंजलि को देखकर बोली, रूही बेटा, क्या यह आप? कहाँ थे आप इतने दिन? आपको पता है मैं कितने सालों से आपको ढूंढ रही हूँ। क्या आप अभी भी अपने आंटी से नाराज है इसलिए मुझसे मिलने नहीं आए और हम लोगों से छुप कर रह रही थी? और फिर अंजलि को गले लगा लिया और फफक कर रो रही थी। गलती तो मेरे उसने नालायक बेटे की है जिसने उस लक्षा को मेरे घर की बहू बनाकर लाया आपको छोड़कर। आप क्यों उसकी सजा हम लोगों को दे रही हो? अब उन तीनों में से किसी को भी समझ में नहीं आया कि यह बूढ़ी औरत किसे बुला रही है। अंजलि ने उस बूढ़ी औरत को अपने से दूर किया और फिर प्यार से उन्हें शांत कराकर बोली, आंटी जी, शायद आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ना ही मैं रूही हूँ, ना ही मैं आपको पहचानती हूँ। मैं तो अंजलि हूँ, अंजलि सिंघानिया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप, उसने भावेश और नैना की तरफ इशारा करके बोली, इन लोगों से पूछ सकती है। उसकी बात सुनकर वह बूढ़ी औरत उदास हो गई और उन्होंने बिना भावेश और नैना को देखकर वहां से चली गई। उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद नैना अंजलि को हग करते हुए बोली, तुम कितनी ज़्यादा स्पेशल हो, सब लोग तुमसे बात करने का मौका ढूंढते हैं। मुझे तो लगता है उस दादी को तुम पसंद आ गई थी, इसलिए ही बात करने का मौका ढूंढते हुए यहाँ पर चली आई थी। भावेश ने मन ही मन बोला, जब देखो तब मेरे करीबी इंसानों से चिपकती रहती है। जब सौरभ भैया थे तब सौरभ भैया से चिपकती थी, अब इस चुड़ैल अंजलि से चिपकर ही है। खैर छोड़ो, मैं इस छिपकली और चुड़ैल की जोड़ी को इग्नोर करके अपना बर्गर एंजॉय करता हूँ। थोड़ी देर बाद नैना भावेश की तरफ देखकर बोली, क्या न्यूज़ में जो बोल रहे हैं वह सच है? क्या सौरभ जी सच में अब नहीं रहे हमारे बीच? ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर उदासी और उसकी आंखों में एक खालीपन था। ये बात भावेश ने भी नोटिस कर लिया था। उसने एक गहरी सांस लिया और बोला, हाँ ये बात सही है। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारे मन में जो है वह उन्हें बता दो, लेकिन तुमने यह नहीं किया। अगर तुमने उन्हें ठीक टाइम पर अपनी दिल की बात बता दिया होता तो ओडायन काव्या कभी भी उनके लाइफ में नहीं घुस पाती। ये बोलते वक्त भावेश के चेहरे पर नैना के लिए गुस्सा दिखाई दे रहा था। अंजलि उन दोनों को अजीब नज़रों से देखे थी और मन ही मन बोल रही थी, यह मेरा भाई जो कि नैना को पसंद नहीं करता था वो उसकी सीक्रेट भी जानता है। क्या उन दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है जो कि मुझे नहीं पता? ओ कन्फ्यूज़न से भावेश की तरफ देखकर बोली, क्या बातें हो रही है तुम दोनों में? कुछ टाइम पहले तो तुम उसे सहन नहीं कर पा रहे थे, अब तुम्हारे बात सुनकर ऐसा लग रहा है तुम्हें इसकी कोई सबसे बड़ा सीक्रेट पता है। तो भावेश ने बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई काम की बात नहीं है। तुमने बोला था ना कि तुम यहाँ पर कुछ काम से आई हो, कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड, वह बात करो। और ये लड़की अगर सच में फिनिक्स की मैनेजर है तो फिनिक्स कहाँ पर है? बहुत दिनों से उसका कोई न्यूज़ भी नहीं आया। भावेश की इस बात पर नैना की नज़र अंजलि की ओर चली गई, लेकिन अंजलि ने आंखों के इशारों से उसे कुछ बोलने के लिए मना कर दिया। फिर नैना ने भावेश के तरह देखा और बोली, एक्चुअली मैं अंजलि की फ्रेंड हूँ और अंजलि से पता चला कि तुम उसके घर में रह रहे हो और फिनिक्स को अपने नए गाने के लिए एक मेल सिंगर की ज़रूरत थी। और मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, इसलिए मैंने ही उसे तुम्हें लेकर मुझसे मिलने आने के लिए बोला था। फिर उसने अपने पास से एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाला और भावेश के सामने कर दिया। इसे अच्छे से पढ़ो और साइन कर दो। भावेश, जो कि कुछ टाइम पहले नैना से बहुत ज़्यादा नाराज था और अपने भैया के बारे में सोचकर उदास भी था, जब उसे पता चला कि उसे फिनिक्स के साथ गाना गाने का मौका मिलने वाला है वह तो खुशी के मारे उछल ही पड़ा। उसने खुशी से नैना और अंजलि को हग करके बोला, सच में मुझे फिनिक्स के साथ गाना गाने का मौका मिलेगा? तभी पीछे से किसी ने रबदार आवाज में बोला, उससे दूर रहो। ज़रा का शोरूम। एक ब्लैक कलर का लिमिटेड एडिशन BMW कार ज़रा के मुंबई वाले शोरूम के सामने आकर रुकी और उसमें से एक मिडिल एज औरत और एक 26 साल की लड़की बाहर निकली। ये दोनों और कोई नहीं, तानिया और दक्षा थे। तानिया ने चालाकी के साथ मिसेज सिंघानिया और अपनी मीटिंग बहुत ही जल्दी खत्म कर लिया था और फिर दक्षा को कॉल करके उसके साथ वहां से ज़ारा के शोरूम के लिए चली आई थी। जब वह दोनों गेट से अंदर आए तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें झुककर सलाम किया।
दक्षा को इस सब की आदत थी, मगर तानिया के साथ पहली बार यह सब हो रहा था। वो तो चमकती हुई आंखों से अपना वीआईपी ट्रीटमेंट एंजॉय कर रही थी। ज़रा के शोरूम का मुंबई ब्रांच का जो ओनर है वो दक्ष के काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, और दक्षा काफ़ी सालों से उससे ही बहुत सारी ड्रेस खरीदने आई थी। इसीलिए उसने तानिया के लिए भी यहाँ के सबसे लिमिटेड एडिशन ड्रेस, जो कि कस्टम मेड होगा और वन पीस ही अवेलेबल होगा, उसे ऑर्डर किया था। और अब तानिया को ड्रेस ट्राई करवाने के लिए और साथ में फिटिंग्स करवाने के लिए आई थी। दक्षा ने खुद ही मैनुअल देखकर ड्रेस चूज़ किया था। उसने एक बार भी तानिया को पूछना भी जरूरी नहीं समझता, क्योंकि उसे लगता था उसका चॉइस बेस्ट होगा। और साथ में तानिया के लिए उसके पसंद का कुछ ड्रेस और मेकअप भी खरीद देगी, यह सोचकर ही वो तानिया को अपने साथ लेकर आई थी। दक्षा और तान्या जब शोरूम के अंदर एंटर हुई तब वहां के मैनेजर भागते हुए दक्षा के पास आए और उसने मुस्कुरा कर बोला, मैम आपने जो ड्रेस ऑर्डर किया था उसकी डिलीवरी हो चुकी है, आप प्लीज़ एक बार उसे ट्राई करके देख लीजिए कि वह आपके मेजरमेंट के अनुसार ठीक है क्या नहीं। उस मैनेजर ने तान्या को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। दक्षा ने यह बात नोटिस कर लिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने तानिया की तरफ इशारा करके बोला, यह मेरी बेटी है और मैंने वो ड्रेस इसके लिए ही मंगवाया है। तुम अच्छे से इसका मेजरमेंट ले लो और उसके अनुसार उस ड्रेस का फिटिंग करवा दो। दक्षा ने तान्या के लिए जो गाउन चूज किया था वो सच में ही बहुत ज़्यादा सुंदर था। वह एक वाइट कलर का लॉन्ग गाउन था और उसके गले के पास डायमंड से काम किया गया था। वह ड्रेस बिल्कुल भी रिवीलिंग नहीं था और फुल स्लिप था। इसे एक प्रिंसेस गाउन कहा जा सकता है। मगर तानिया को ऐसी ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह ऐसी ड्रेस पहनना अवॉइड करता था। उसे तो रिवीलिंग ड्रेस पसंद था, जिससे वह अपनी परफेक्ट फिगर का शो अप कर सके। उस मैनेजर ने जब सुना कि सामने खड़ी हो लड़की जो कि देखने में ठीक ठाक है और दक्षा की बेटी है, तब उसे थोड़ी सी हैरानी हुई। मगर फिर उसने अपने दिमाग में आए सवालों को साइड में रखकर और अपने प्रोफेशनल मुस्कुराहट लेकर तानिया को देखकर बोले, मैम इधर आइए, मैं आपको ड्रेस देती हूँ। आप एक बार इसे पहन कर देखिए, कहीं पर अगर लूज या टाइट हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, हम इसे सही करके आपके घर भेज देंगे। तान्या बड़े ही अजीब नज़रों से उस ड्रेस को देख रही थी, जैसे वह ड्रेस ना होकर उसका दुश्मन हो। दक्षा ने भी यह बात नोटिस कर लिया था। उसने थोड़ा शक्ति के साथ तान्या को बोला, अब तुम उस बेकार से सिंघानिया परिवार की अडॉप्टेड बेटी नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो दक्षा वालिया की, तो अब तुम्हें उसी के हिसाब से ड्रेस अप होना पड़ेगा। ये ड्रेस पहन कर देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं। उसके बाद तुम्हें जो भी ड्रेस अच्छा लगे वह तुम्हें मैं खरीद दूंगी। दक्षा की बात सुनकर पहले तो तानिया को बुरा लगा, मगर फिर उसने उस ड्रेस को लिया और ट्रायल रूम में उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद तानिया उस ड्रेस को पहनकर बाहर आई। उस ड्रेस को पहन के तानिया बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सच में दक्षा की पसंद कमाल की थी और वह ड्रेस तानिया को अच्छे से फिट भी आ गई थी। मैनेजर के साथ साथ वहां पर जितने भी फीमेल अटेंडेंट मौजूद थे वह सब तानिया के तारीफ कर रहे थे। और तानिया की तारीफ सुनकर दक्षा भी प्राउडली मुस्कुरा रही थी, क्योंकि किस माँ को पसंद नहीं होगा अपनी बेटी की तारीफ सुनना। तानिया भी अपनी तारीफ सुनकर फुले नहीं समा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने उस ड्रेस को चेंज करके अपना और शॉर्ट ड्रेस पहन लिया था, जिसे पहनकर वह दक्षा के साथ यहाँ पर आई थी। दक्षा मैनेजर के साथ कुछ बात कर रही थी, तभी तान्या लालच भरी नज़र से वहां के सारे कपड़े, जूते और ज्वेलरी को देख रही थी। ऐसा नहीं था कि तान्या ज़रा से शॉपिंग नहीं करती थी, मगर वह कभी भी जारा के वीवीआईपी एरिया में नहीं आई थी, क्योंकि राज सिंघानिया उसे उतने ज़्यादा पैसे नहीं देते थे। उन्हें ये भी पता था कि तानिया और मिसेज सिंघानिया अंजलि से भी उसके पैसे छीन लेते थे, इसलिए अंजलि को भी वह लिमिटेड ही पैसे देते थे। इसलिए तान्या चाहकर भी कभी भी यहाँ के कपड़े खरीद नहीं पाए। दक्षा तान्या को देखकर बोली, बेटा देखो तुम्हें यहाँ से क्या क्या खरीदना है, मगर थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि हमें यहाँ से मैक के शोरूम में भी जाना है और फिर सनल के शोरूम में भी जाना है, और तुम्हारे लिए ज्वेलरी और बाकी सारे एक्सेसरीज भी खरीदने हैं। और हाँ, तुम जो भी ड्रेस ट्राई करोगी वो ज़्यादा शॉर्ट नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा रिवीलिंग भी, क्योंकि तुम्हारे दादाजी आने वाले हैं, उन्हें ये सब कपड़े नहीं पसंद। और तुम अपनी दादी को तो जानते ही हो, उन्हें बात का बतंगड़ बनाने में टाइम नहीं लगता, इसलिए थोड़ा से लॉन्ग ड्रेस भी खरीद लेना। तानिया ने दक्षा को हग करके बोला, थैंक यू मॉम, आप दुनिया के बेस्ट मॉम हो। और फिर 10-12 ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में चली गई।
तानिया ने वो सारी ड्रेस ट्राई करने के बाद उसमें से 8 ड्रेस अपने लिए चूज कर लिया था। उसके बाद वो दक्षा के साथ बिलिंग काउंटर पर खड़ी थी, तभी उसकी नज़र एक ब्लैक ड्रेस पर पड़ी जो कि बहुत ही सुंदर था। उस ड्रेस को देखकर तानिया की आंखें चमकने लगी क्योंकि यह ड्रेस उसके वाइट गाउन से भी 10 गुना ज़्यादा सुंदर था। वह आगे बढ़कर उस ड्रेस को अपने लिए लेने ही वाली थी कि तभी उसे किसी की प्यारी आवाज़ सुनाई दी जो कि उसे चेतावनी दे रही थी, इस ड्रेस को छूने की हिम्मत भी मत करना क्योंकि यह ड्रेस मेरी है। तारांकन, तो क्या लगता है आपको किसने तानिया को ब्लैक ड्रेस लेने से रोका था? और किसने भावेश को अंजलि के ज़्यादा क्लोज होने से रोक दिया था?